हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में। और मैं उम्मीद करूंगा आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी बेटा। ये पर्टिकुलर जो सेशन है इसके अंदर मैं आप लोगों के सामने बेटा लेके आया हूं एडवांस अकाउंट्स का, जो कि पेपर नंबर 5 होता है हमारा सी इंटरमीडिएट के अंदर। और अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 देते हैं तो उसके अंदर पहला पेपर बैठता है, जिसका मैं यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ बेटा, रिवीजन टेस्ट पेपर दैट इज आरटीपी ऑफ मे 2023 अटेम्प्ट, जो कि इंस्टीट्यूट ने कुछ समय पहले इशू किया था। हमारे पास बेटा आरटीपी हमेशा पेपर से पहले देख के जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आरटीपी से काफी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पास पेपर के अंदर में आते हैं, इसलिए हमें इसको अपने पास करके जाना बहुत जरूरी होता है। चलिए बेटा, हम अपने आरटीपी की डिस्कशन को अभी जरा शुरू करते हैं। नाउ आरटीपी के अंदर में बेटा होता क्या है कि हर चैप्टर से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है और हमें हर चैप्टर अल्टीमेटली क्या रिवाइज करने को मिल जाता है। पहला जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर पार्टनरशिप, और वो भी है बेटा किससे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। ना इसके अंदर में क्वेश्चन क्या कहते हैं, पीक्यूआर पार्टनर्स है उनके बीच में रेशियो के बेटा 5:3:2। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है वाला, हम अपने लेक्चर्स में भी करते हैं। ड्यू टू फाइंडिंग ऑफ द फ्रॉड, जो आर ने कुछ कमिट करे बेटा, ये डिसाइड किया कि फर्म को हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं 31 मार्च को, और उस तारीख को इनकी बैलेंस शीट दे दी, जिसमें तीनों की कैपिटल्स है, जिसमें आर की तो नेगेटिव है वो इस साइड आर में आ रही है, बाकी जनरल रिजर्व क्रेडिटर बीपी है, इधर बाकी एसेट्स है कैश है। ये आपको बैलेंस शीट की कुछ चीजें दी हुई है, और नीचे क्यूज लोन भी दिया हुआ है। मिसिस क्यूज लोन है तो ये आउटसाइडर लायबिलिटी होगा, क्योंकि स्पाउस लोन हो गया बेटा, स्पाउस लोन हो जाता है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। इस पर्टिकुलर ईयर में आर ने इन्वेस्टमेंट बेची थी 45 वाली को 56 में, और वो फंड्स अपने पर्सनल अकाउंट में ले गया था। ये ट्रांजैक्शन बेटा रिकॉर्ड ही नहीं हुई है फर्म की बुक्स में। तो बेसिकली क्या हो गया, ये उसने फ्रॉड के पॉइंट्स बता रहा है। आर ने क्या किया, कुछ इन्वेस्टमेंट को बेच दिया और वो पैसे अपने पास पर्सनल अकाउंट में ले गया। एक चेक भी था 30,000 का, जो डेटर से मिला वो रिकॉर्ड नहीं हुआ बुक्स में, और वो मिस अप्रोप्रिएट किया। ये दोनों पॉइंट बेटा आर के फ्रॉड्स के बारे में बात कर रहा है, या आर ने जो फ्रॉड्स किए वो है। फिर कह रहा है ट्रेड क्रेडिटर लेके गया स्टॉक को, जिसकी बुक वैल्यू 25 है 26,500 में, और बाकियों को हमने 2% लेस पे पे किया डिस्काउंट पे। बीपी को सेटल किया 2% डिस्काउंट पे। डिसोल्यूशन का खर्चा है 5900। बाकी एसेट जो बिके प्लांट मशीनरी 5% अबव बुक वैल्यू है। स्टॉक बाकी वाला जो बिक रहा है वो 15,000 के लॉस पे बिका है। इन्वेस्टमेंट जो बाकी बिके वो प्रॉफिट ऑफ 5600 पे है। डेटर्स जो है वो बाकी रियलाइज हुए डिस्काउंट ऑफ 12%। तो हमें एक एक का देखना पड़ेगा कितना कौन सी चीज बची है, उसके हिसाब से हम अपने पास में बता पाएंगे, ठीक है ना। देन इसके बाद कहते हैं बेटा क्यू एग्री टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसेज क्यू ऑफ 1,75,000। तो क्यू बेसिकली क्या लेके जा रहा है बेटा, जो लोन है वो लेके जा रहा है मिसेज क्यू का, जो क्यू है उसने टेक ओवर किया है जो लोन है, ठीक है ना, वो लेके जा रहा है बेटा लोन जो है, और मिसेज क्यू का, और वो उसने अमाउंट भी बता दिया बेटा कितनी वैल्यू पे आपके पास जो लेके जा रहा है, 175 का ही लोन था। और रिलायबल वैल्यू आर के प्राइवेट एसेट्स की ओनली 20,000। तो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि आर जो है बेटा वो क्या है, हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर है, क्योंकि वो अगर मैक्सिमम लेके भी आ पाएगा तो मैक्सिमम कितनी ला पाएगा बेटा हमारे पास में 20,000। कह रहे प्रिंसिपल जो ले डाउन इन गैमर वर्सेस मरे लिखा है वो गार्नर वर्सेस मरे एक्चुअली में, दैट इज गार्नर वर्सेस मरे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने, कैश अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये सारी चीजें बेटा आप लोगों से यहाँ पे मांगी गई है, जिन सारी चीजों को हमने यहाँ पर बेटा क्या करना है, हमने यहाँ पर में चीजों को एक एक करके डालते जाना है, ठीक है ना। जैसे हम ये सारी चीजों को डाल देंगे वैसे ही हमारे पास में रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, कैश हमारा चेक होके क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। यस सर। अब हम अपने पास में बेटा चीजों को डालना शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो कार्य होता है बेटा वो होता है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, जो क्वेश्चन बैलेंस शीट दिया उसको ट्रांसफर करना एप्रोप्रिएट जगहों में। पहले बेटा उसी को हम ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर में प्लांट एंड मशीनरी जैसे कि दी हुई है, रियलाइजेशन अकाउंट में बेटा आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख की आ गई, एक एक करके वैल्यू जलती जाएगी। स्टॉक 427,500, इन्वेस्टमेंट 145, स्टॉक 427,500, इन्वेस्टमेंट 145। पहले बुक वैल्यू ट्रांसफर होगी बेटा। डेटर्स 210 आ गया, यस सर डेटर्स 210 आ गया। देन लायबिलिटीज में क्या क्या बेटा, क्रेडिटर है और बीपी है 235 और 1 लाख, 235 और 1 लाख। और एक मिसिस क्यू का लोन था वो था 175 का, जो नीचे यहाँ पे डला हुआ है, और वो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपके पास में आ रहा है मिसिस क्यू का लोन 175, क्योंकि आउटसाइडर लायबिलिटी है वो आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एसेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटीज आ गई। देन पार्टनर कैपिटल में बेटा बाकी चीजें जाएगी, वो एक बार देख लेते हैं कि वो आपके पास गई हुई है। कैश का तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, यस सर कैश का ओपनिंग बैलेंस आ गया 72,500, तो वो 72,500 आ जाएगा, ये कैश का आ गया। और पार्टनर्स कैपिटल का जो इंडिविजुअल बैलेंस है वो है कितना कितना 450 और उसका 75 डेबिट था। 450 और 75 डेबिट, और साथ के साथ में जो जनरल रिजर्व है 120, वो उनकी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 5:3:2 में।
तो दैट कम्स आउट टू 60, 36 एंड 24। तो एक बार के लिए बैलेंस शीट ट्रांसफर हो जाती है बेटा, एक बार के लिए बैलेंस शीट ट्रांसफर होगी सारी की सारी। देन इसके बाद में हमें क्या करना है सर, इसके बाद में हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमने जो इवेंट्स दिए वो डालने हैं, जिसमें सबसे पहले जो इवेंट दिया है बेटा दैट द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द फ्रॉड बाय आर। तो आर बेसिकली उससे एक हमने लेने 56 और एक आर से हमने लेने बेटा 30,000, जो बेसिकली किस किस चीज के है, एक जो इन्वेस्टमेंट्स को बेचा 56 में और एक जो वो चेक मिस अप्रोप्रिएट करा डेटर का। तो 56 और 30 से वो डेबिट हो जाना है, 30 और 56 से, और वो रियलाइजेशन में आ जाएगा 30 और 56, ठीक है ना। वो अल्टीमेटली बाय आर्ट्स कैपिटल हो रहा है, यहां लिख रहा है वो बाय डेटर्स अनरिकॉर्डेड, बाय इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड, मेन तो बेटा बाय आर्ट्स कैपिटल है, जो एंट्री है वो तो बाय आर्ट्स कैपिटल ही बेटा आपके पास में एंट्री आ रही है, ठीक है बात। यस सर, हमारे पास जो एंट्री आ रही है वो तो आर्ट्स कैपिटल के नाम पे ही आ रही है। नाउ इसके बाद में बेटा हमारे पास जो अगली चीजें आती है वो आती है बाकी जो उसने अब ट्रेड क्रेडिटर लेके गया, कह रहे ट्रेड क्रेडिटर स्टॉक लेके जा रहा है बुक वैल्यू 25 वाला, कितने में 25,500 में, रेक्स को पे किया 2% डिस्काउंट में। तो क्रेडिटर जो दे रखे हैं जितने टोटल थे उसमें 26,500 कम हो जाएगा और 2% का डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। सो आइडली देयर शुड बी अ वर्किंग नोट, वो वर्किंग नोट होगा। सो टोटल 235 थे, यस सर। 235 में से बेटा हमारे पास में 235 में से 26,500 माइनस हो गया, यस सर, और जो 2% का डिस्काउंट है वो जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर, तो इतना अमाउंट पे हो रहा है। ये किसको पे हो रहा है बेटा, ये सर पैसा पे हो रहा है क्रेडिटर्स को। ये पैसा किसको पे हुआ बेटा, क्रेडिटर्स को पैसा पे हुआ, ठीक है सर। ये पैसा क्रेडिटर्स को हमारा पे हो जाता है और हम ये क्रेडिटर्स को पेमेंट दिखा देते हैं, ये पैसा हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करके दिखा देते हैं। तो टू कैश में चला गया, क्रेडिटर्स को जितना दिया। आइडली वैसे बेटा होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, हम ना सारों को इकट्ठे पे करके एक ही बार टोटल डालते हैं। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे थोड़ा क्या किया हुआ है, एक एक का टू कैश करा हुआ है, तो आपने भी एक एक का करना है, एक एक का कर दो, मैं एक एक कोई करते जा रहा हूँ। तो वो टू कैश इसका आ गया और इसका भी यहाँ पे टिक हो जाएगा 204,330 रियलाइजेशन। फिर अगला जो पॉइंट है बेटा ये वाला का इफेक्ट हो जाता है, बीपी को सेटल किया 2% डिस्काउंट पे, तो जितने का बीपी है बेटा उसको पेमेंट हो जाएगी। सो बीपी हमारे पास में जो दिया हुआ है 1 लाख है, 1 लाख में से 2% माइनस हुआ विच इज 98,000, और एक हमारे पास में बेटा खर्चे भी है 5900 के, तो वो भी पे हो गए 5900 के खर्चे। सो ये दोनों आपके पास पेमेंट्स आ जाएगी, 5900 के खर्चे और जो बाकी आपकी पेमेंट करी गई है 98,000 बीपी की, और ये साथ के साथ में हमारे कैश अकाउंट में भी आ जाएंगे 98,000 और 15,900 दोनों आ गए, ठीक है ना। फिर बाकी जो एसेट बिक रही है, प्लांट मशीनरी 5% ज्यादा बिक रही है। सो प्लांट मशीनरी बेटा जितने की उसमें 5% ऐड हो जाएगा। सो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 6 लाख की प्लांट मशीनरी थी, 6 लाख में 5% ऐड किया तो बाय कैश में आ गया 630, ठीक है जी, यस सर। और स्टॉक बिका बेटा 15,000 के लॉस में। स्टॉक कुछ बेटा कौन लेके गए थे, क्रेडिटर, तो 25,000 का वो लेके गए थे। सो अगर आप देखोगे 427,500 में से 25 माइनस हो गया और लॉस है तो वही माइनस हो जाएगा। तो अगर हम अपने वर्किंग नोट देखें, वर्किंग नोट यहाँ बनाए थे, तो 427,500 में से 25 तो वो क्रेडिटर ले गए थे, 25 तो क्रेडिटर ले गए थे, यस सर, और बाकी जो है लॉस पे बिका है, तो लॉस माइनस हो गया, तो इतना आ गया स्टॉक का। ऐसे ही बेटा उसने हमें डेटर और इन्वेस्टमेंट्स का दिया है। इन्वेस्टमेंट भी किया प्रॉफिट ऑफ 5,600, इन्वेस्टमेंट उसने बेटा कुछ बेची थी, 45 वाली को बेचा था। सो 45 वाली को बेचा बेटा तो 45 से कम होगी और बाकी का प्रॉफिट ऐड हो गया, तो 145 थी, 45 माइनस हुआ, बाकी का प्रॉफिट आ गया, तो इतनी सेल वैल्यू आ गई, तो प्रॉफिट है तो ऐड हो गया, लॉस होता तो माइनस हो जाता है, ठीक है ना, यस सर। अब इसके अलावा हमारे पास बेटा उसने और एक चीज दे रखी है, दैट इज अबाउट दी डेटर्स। बाकी डेटर्स 12% डिस्काउंट, 12% कम पे कर रहे हैं। तो डेटर्स जो थे, एक आपको पास चेक आया था 30 का जो मिस अप्रोप्रिएट हो, 30 से कम हो जाएंगे 210 में से, बचे 180 में से आपका 12% लेस हुआ और इतनी कलेक्शन हो रही है डेटर से। तो ये सारी चीजें हमारे पास एक एक करके आ जाएगी जो कि कलेक्शन आ रही थी, जो कि कलेक्शन आ रही थी। तो ये सारी चीजें हम अपने पास में यहाँ पे दिखा देंगे, ये सारी चीजें हम दिखा देंगे एक एक करके जो वर्किंग नोट्स में डले हुए हैं, और ये हमने टोटल करा और ये बना 1281,500। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने इसको भी इंडिविजुअली करके दिखाया, आप बेसिकली बेटा टोटली डाल दे, कैश टू रियलाइजेशन एंट्री तो वही है। देन जो क्वेश्चन ने लिखा था बेटा, जो लोन है वो क्यों ही लेके जा रहा है, वाइफ का लोन अपना, तो वो कह रहा है वाइफ का लोन तो वहीं पे कर दूंगा, ठीक है ना। तो 175 बेसिकली लेके जा रहा है, तो वो टू क्यूज कैपिटल में आ जाएगा 175 जो लोन का है, मिसिज क्यू लोन का। और बाकी आपके पास ये कहाँ चला गया, साथ के साथ सर क्यूज कैपिटल में आ गया जो मिसिज क्यू के लोन का बाय रियलाइजेशन, ठीक है ना, वो डल जाएगा।
फिर अब जो बचा है बेटा वो क्या बचा है सर, जो बचा है वो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस बचा है, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1770। सो 1770 का बेटा हमारे पास में क्या आ गया, 1770 का हमारे पास में बेटा आ जाएगा प्रॉफिट आ गया, और जो उनकी पीएसआर में बैठ गया बेटा 532 में। सो 532 में बेटा आपके पास में प्रॉफिट आ जाएगा, 532 में हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, और वो कितना कितना बना सर 885, 531 और 354, और ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में बाय रियलाइजेशन। अब जो आर है बेटा वो इंस्टॉलमेंट और मैक्सिमम ला ही कितने सकता है 20,000, तो 20 तो आ गया उससे, क्वेश्चन ने लिखा था 20 ला सकता है, तो 20 बेटा वो लेके आ गया। सो 20,000 यहाँ पे जो उसने लास्ट में लिखा था वो डाल दिए, और वो कैश अकाउंट में भी आ गया 20,000 आर कैपिटल। नाउ कम्स द इंसॉल्वेंसी। अब आर से हमें देखना है भाई कितना लेना है हमें, अब आर से देखना है हमें कितना लेना है, तो बेटा आर से जो आपको अमाउंट लेना है, आर से जो आपको अमाउंट लेना है ना, वो अल्टीमेटली बेटा हमें जो पैसा लेना है वो हमें पास पता चल जाएगा कितना ड्यू हो रहा है उसे। सो जो ड्यू होगा वो बॉन्ड किया जाएगा बाकी पार्टनर्स के द्वारा। सो वो चेक हो जाएगा आर से कितना हो रहा है, वो इन दोनों को मिला के पता चल जाएगा कितना है, और उसको वो शेयर करेंगे बाकी पार्टनर्स किसमें, अपनी कैपिटल रेशियो में, एंड कैपिटल रेशियो विल बी योर कैपिटल बैलेंस प्लस जनरल रिजर्व, ठीक है ना। तो वो हमारे पास बेटा इंसॉल्वेंसी का वर्किंग नोट शुड बी देयर। सो ये डेफिशिएंसी जो है वो सब करने के बाद जो है इतनी बनती है, और उसे बॉन्ड करेंगे पार्टनर्स अपने जनरल रिजर्व को ऐड करने के बाद। तो 450 में 60 ऐड किया था, 450 में इतना ऐड किया था, सो इतना डेफिशिएंसी का शेयर आ गया 59728 56918। सो इतना डेफिशिएंसी का बेटा हिस्सा आ जाएगा, इतना डेफिशिएंसी में हिस्सा आ जाएगा, और ये डेफिशिएंसी का हिस्सा हमारे पास में डल जाएगा, जो कि अल्टीमेटली हम लोग प्लॉट कर देंगे, और वो एंट्री हो जाएगी PQ2R, और ये प्लॉट हो जाएगी एंट्री, तो P और Q इतने से डेबिट हो जाएंगे, R इतने से क्रेडिट हो जाएगा, P और Q इतने से डेबिट हो जाएंगे, R इतने से क्रेडिट हो जाएगा, और ये दोनों डेबिट हो गए। सर नोशनल एंट्री नहीं, नोशनल नहीं डलेगी क्योंकि रियलाइजेशन में प्रॉफिट है, कैश होता है तो एक बार लेके आते, लॉस होता है तो कैश में लेके आते हैं, प्रॉफिट है तो वो तो अलग से नहीं आएगा, तो हम पे कर ही रहे, तो ये 2 कैश हो जाएगा फाइनली, जितना इनका बन रहा है, और ये पे करते ही हमारे पास में बेटा कैश अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मेन क्या था, जो रियलाइजेशन के अंदर कुछ चीजें थी, साथ में जो लास्ट में कैपिटल रेशियो थी वो जनरल रिजर्व ऐड करके लेने, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल थी, क्योंकि बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो वो सारी चीजें ऐड करने के बाद आ रही है, सारी चीजें ऐड करने के बाद आ रही है, तो इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। देन अगले क्वेश्चन में चलते बेटा, थ्योरी क्वेश्चन है, किन सर्कमस्टांसेस में एलएलपी को ट्रिब्यूनल बाउंड अप कर सकता है। तो ये हम जब उस टॉपिक को करते भी है तो भी हमारे पास डिस्कशन होती है बेटा, अलग अलग सर्कमस्टांसेस कि नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम रह चुके हैं, 6 महीने से ज्यादा हो गया है, स्टेटमेंट फाइल नहीं करी है, अल्टीमेटली कुछ गलत कर रहे हैं विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट, तो वो सारी चीजें आती है। जब एलएलपी ने डिसाइड किया कि वो बाउंड बाय ट्रिब्यूनल हो गए, 6 महीने से ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम है, अनएबल टू पे डेट्स, दे हैव एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, दे डिफॉल्टेड इन द फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी 5 साल तक, या इट इज ट्रिब्यूनल को लगता है कि इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, जनहित में जारी वाली बात है, बट इशूड इन द पब्लिक इंटरेस्ट जो हम बोलते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे जो चीज आ रही है बेटा वो ये होता है कि जब भी होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सुनवाई का मौका होता है, तो उसके बेस पे फाइनल जो है वो डिसीजन लिया जाता है, ठीक है ना, वो चीज होती है। सो बेटा ये वाले हमारे केसेस होते हैं जब जब जो है एलएलपी को ट्रिब्यूनल वाइंड अप करता है, ठीक है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जनरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये कह रहा है कन्वर्जन ऑफ फर्म टू कंपनी से रिलेटेड है, पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। सो वो क्वेश्चन हमें क्या बात बोल रहा है, कह रहा है मैसर्स हैप्पी मेकर एक पार्टनरशिप फर्म है, 3 पार्टनर्स है हैप्पी, यूवी एंड मोहन, जिनके बीच में रेशियो दे दी 2:1, और एक कंपनी है ग्लोबल लिमिटेड जो सिमिलर बिजनेस कर रही है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है, फर्म की और कंपनी की। सिमिलर क्वेश्चन पहले भी आप लोगों के साथ में किया हुआ इन द लेक्चर्स। सो हैप्पी मेकर्स और ग्लोबल लिमिटेड, प्लांट मशीनरी फर्नीचर इन्वेंटरीज ट्रेड रिसीवेबल कैश है बैंक और कैश इन हैंड है, शेयर कैपिटल में इक्विटी दे रखी है बेटा किसकी, कंपनी की, और पार्टनर्स कैपिटल है, रिजर्व और ट्रेड पेबल है। इस डेट पे डिसाइड किया कि फर्म जो हैप्पी मेकर्स है वो डिसॉल्व होगी और सारे एसेट्स बेटा कैश और बैंक को छोड़कर, फर्म बंद हो रही है और सारे एसेट बेटा कैश और बैंक को छोड़कर जो आपके पास में है वो, और सारी लायबिलिटीज फर्म की वो टेक ओवर करेगी कंपनी, और इशू कर रही है 75,000 शेयर 10 वाले 12 रुपए पे।
2 के प्रीमियम पे इशू कर रही हो, तो परचेज कंसिडरेशन तो आपकी वैसी बन गई बेटा, विच इज 75,000 इंटू 12, 75,000 इंटू 12 इज योर परचेज कंसिडरेशन। बता ही दिया कितने शेयर्स किस प्राइस पे दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है पार्टनर्स ने डिवाइड करे ये शेयर जो इशू करे थे कंपनी ने अपनी पीएसआर में, और वो बाकी कैश लेके आ जाएंगे कैपिटल की सेटलमेंट के लिए, ये भी उसने क्लियर कर दिया जी पीएसआर पार्टनर ने। कह रहा है जो ट्रेड पेबल्स है ना वो फर्म के, उसके अंदर 150 पेबल है कंपनी को, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है फर्म की जो टेक ओवर करेगी कंपनी, और कैश एट बैंक जो है विड्रॉ करा बेटा टू पे टू पार्टनर मिस्टर यूवी। तो बेसिकली जो बैंक में पैसा पड़ा था उसको हम विड्रॉ कर लेंगे ताकि पार्टनर यूवी को पे कर सके, ठीक है ना। तो उसने वो चीज क्लियर कर दी। अब कहता है प्रिपेयर कर रही है रियलाइजेशन पार्टनर कैपिटल और कैश एंड बैंक का फर्म की बुक्स में, और जनरल एंट्रीज डालना कंपनी की बुक्स में एक्विजिशन की, और उसकी बैलेंस शीट भी बना देना। बैलेंस शीट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर एंट्री सही है तो, मतलब बैलेंस शीट में देयर इज नो प्रॉब्लम कंपनी की, अगर एंट्री सही डाली है उसकी में। पहले हमें फर्म को क्लोज करना है बेटा, पहले वी हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म, और जब बेटा बुक्स फर्म की क्लोज करेंगे तो वहां पे पहला कार्य वही है कि रियलाइजेशन अकाउंट फर्म की बुक्स पे सिर्फ ध्यान देंगे, किसकी पे, फर्म की पे, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट फर्म की बुक्स आ रही है, पहले एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं एप्रोप्रिएट बुक वैल्यू पे। सो प्लांट मशीनरी 750, 75, 3 लाख, 3 लाख, 750, 75, 3 लाख, 3 लाख, क्योंकि कैश एंड बैंक टेकन ओवर नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। कैपिटल ट्रेड पेबल 450 है, ट्रेड पेबल आपका 450 हो गया, ठीक है। देन पार्टनर्स कैपिटल आ गया, पार्टनर कैपिटल में तीनों का बैलेंस आ गया 3 लाख, 450 और 150, 3 लाख, 450 और 150 बेटा, ठीक है जी, ये भी आ गया। और फिर जनरल रिजर्विंग की रेशियो बढ़ गया, जनरल रिजर्विंग की रेशियो बढ़ गया 60, 60, 30, दैट इज 2 to 1 में डिवाइड हो गया जी, जो उनकी पीएसआर थी, ठीक है ना। यस सर। और जो कैश एंड बैंक है वो अल्टीमेटली हमारे पास अलग से आ जाएगा 15 और 60, वो 15 और 60 हमारे पास में हो गया 60 और 15, और बैंक का पैसा कैश में आपके पास हो गया, वो इकट्ठे आ गया। आप इकट्ठे कर देना, आप टू बैलेंस ब्रॉड 75 भी लिख देंगे इकट्ठे करके तो भी सही है, क्योंकि हम तो इकट्ठे में डील करने वाले बेटा, हम तो किस में डील करने वाले, इकट्ठे में डील करने वाले। सो वो आपके पास डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है ना। यस सर। अब हमारे पास बेटा जो बिजनेस खरीदा जा रहा है वो किस वैल्यू पे खरीदा जा रहा है, 75,000 इंटू 12 पे। सो वो परचेज कंसिडरेशन है 75,000 इंटू 12, दैट इज योर पीसी। सो 75,000 इंटू 12 दैट इज 9 लाख। सो 9 लाख इज योर परचेज कंसिडरेशन, वो आ जाएगा बेटा यहां पर में बाय ग्लोबल लिमिटेड 9 लाख। वो वर्किंग नोट में वही चीज आ रही है बेसिकली कि जो 9 लाख में बिजनेस को खरीदा गया, ठीक है ना। यस सर। अब ये 9 लाख से अल्टीमेटली बेटा करना क्या है, कंपनी से इसके बदले आ रहे शेयर, और वो शेयर किस में बांट रहे बेटा, पीएसआर में। सो 9 लाख के शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पीएसआर में। सो शेयर्स इन ग्लोबल लिमिटेड जो मिले वो 360, 360 और 180, 9 लाख को डिवाइड कर दिया बेटा 2 to 1 में। जो शेयर्स हमें मिल रहे हैं वो किस में डिवाइड हो गए बेटा, 2, 2 और 1 में। अब रियलाइजेशन का बेटा कोई खर्चा वगैरह और कुछ नहीं है, तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, वो लॉस आ रहा है, और वो 2 to 1 में डिवाइड हो गया 30, 30 और 15, वो इधर लॉस चला गया फर्म की बुक्स में। फाइनली इट विल बी 2 कैश एंड बाय कैश, फाइनली इट विल बी 2 कैश एंड बाय कैश, तो वो क्लोज हो जाएगा। तो यूवी को तो पैसा दे रहे हैं, और ये दोनों बाकी पार्टनर पैसा लेके आ रहे हैं जो हैप्पी और मोहन है, और इतना इतना पैसा लेके आएंगे और यूवी को देंगे, तो बुक्स क्या हो जाएगी हमारी, क्लोज हो जाएगी। बुक्स हमारे पास बेटा क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाती है, बुक्स हमारे पास में क्लोज हो जाती है, ठीक है जी। यस सर। बुक्स हमारे पास यहां तक में क्लोज हो जाती है फर्म की। कंपनी के केस में क्या होगा बेटा, कंपनी के केस में जाएगी टेकन ओवर वैल्यू, और अगर किसी की टेकन ओवर वैल्यू नहीं होती तो बुक वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली एंट्री आती है बिजनेस परचेज टू, जो आपके पास लिक्विडेटर है, या लिक्विडेटर मत लिखिए, सिर्फ लिख दीजिए मेसर्स हैप्पी मेकर, क्योंकि फर्म है, फर्म में कोई लिक्विडेटर नहीं अपॉइंट होता, सो वो सिंपल आपका सिंपली भी मेसर्स फर्म का नाम लिख दीजिए। अब सारे एसेट लायबिलिटीज आ रहे हैं, अगर तो बेटा अलग वैल्यू दी है तो अलग, वरना बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू दी आ रही है मेनली, सो ट्रेड रिसीव आपके पास क्या क्या आ रहा है, जो कि वैल्यूज दे रखे बेटा एक एक करके सारे एसेट्स की, विच इज प्लांट मशीनरी 750, 75, 3 लाख, 3 लाख, 750, 75, 3 लाख, 3 लाख, क्रेडिटर थे 450 के, ये तो बेसिक थी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी थी बेटा अनरिकॉर्डेड, जिसे रिकॉर्ड किया जाएगा 37,500 की, वो भी आ गई 37,500 की। टू बिजनेस परचेज हुआ, टू बिजनेस परचेज हुआ, कितना है हमारे पास बिजनेस परचेज, सर टू बिजनेस परचेज हमारे को दे रखा है 9 लाख, सो वो 2 बिजनेस परचेज 9 लाख डला, और बाकी क्या आ गया, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, तो वो कैपिटल रिजर्व आ गया बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल रिजर्व आ गया बैलेंसिंग फिगर जी, ठीक है ना। यस सर। सो ये हमारे पास में 2 कैपिटल रिजर्व आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 37,500 जी, ठीक है।
नेक्स्ट बेटा इसके बाद चीज आती है कि जो हमने सेटलमेंट करी, अब सेटलमेंट करी तो लिक्विडेटर की बजाय आप सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, मैसर्स हैप्पी मेकर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी पीएम, क्योंकि 10 रुपए वाला शेयर था 12 पे इशू हुआ, तो बेसिकली हमारे पास बेटा क्या होता है, जो कंपनी इशू करते हैं वो तो फेस वैल्यू और प्रीमियम से बाइफरकेट करेगी ना, तो वही फेस वैल्यू और प्रीमियम आपके पास आ रहा है, फेस वैल्यू और प्रीमियम आपके पास बाइफरकेशन होकर आया, ठीक है ना, यस सर। और फिर हमारा एक इंट्रोइंग था विच इज कॉमन अमाउंट, तो ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसेबल 150 से, सो ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसेबल आ गया 150, क्योंकि अब इकट्ठे हो चुके हैं तो वो कैंसिल आउट कर देंगे, वो कैंसिल आउट कर देंगे, सो वो हमने कैंसिल आउट कर दिया। और इसके साथ में बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, कोई बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं था, और पर कंपनी की बैलेंस शीट बननी है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो जोन सी चीजें पहले थी प्लस जो एंट्रीज का इफेक्ट लिया वो लेना। तो शेयर कैपिटल बढ़ के आ गई, जितनी भी थी पहले थी उसमें 750 ऐड हो गया, रिजर्व सरप्लस में पहले का रिजर्व और जो सिक्योरिटी पे में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो चीजें वही करनी है, इसको हमेशा करने का तरीका क्या होता है, जो एंट्रीज डाली है प्लस वो चीज आ गई, तो शेयर कैपिटल में टोटल शेयर आ गए, इधर सिक्योरिटी पे में एक था, जनरल रिजर्व था, कैपिटल रिजर्व आया था, बाकी सारे एसेट्स खुद के प्लस उसके एड ऑन हो गए, वो एक एक करके नोट्स बन जाएंगे और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। मतलब एक्चुअली में क्या है कि इसमें और कुछ बेटा ज्यादा मेजर करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा मेजर इसमें कोई चीज ही नहीं। और बैलेंस शीट इज नॉट दैट, मैं बोलूँ तो बहुत टिपिकल और बहुत ज्यादा टफ वाला पार्ट है जो बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है ना। सो बैलेंस शीट तो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बैलेंस शीट आपकी आसान है। यहां तक आपके पास हो गया बेटा, यस सर, यहां तक हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन हमें क्या है, समझ आ जाता है। देन अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा वो है ईसॉप का क्वेश्चन। नो ईसॉप का जो क्वेश्चन दिया है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा की तरह, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। ईसॉप क्वेश्चन में कह रहा है 5000 ऑप्शन दिए एम्प्लॉइज को 1 अप्रैल को 90 में, मार्केट प्राइस था 150, वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, एक्सरसाइज पीरियड उसके बाद 1 साल का मिलेगा, 4500 एक्सरसाइज हुए हमारे पास जो जाके पैसा दिया उन्होंने, बाकी लैप्स हो गए। जनरलाइज करो अगर फेस वैल्यू 10 रुपए, बस इतना सही क्वेश्चन है, यस सर इतना सही क्वेश्चन है। तो बेटा खर्चा कितना बना सर 60 रुपीज का, जो फेयर वैल्यू ऑप्शन हो गया, इनटू टोटल ऑप्शन कितने हैं 5000, ये टोटल खर्चा हो गया। सो 5000 इंटू 60 विच इज 3 लाख, और 3 लाख को हमने कितने सालों में डिवाइड करना है बेटा, 3 सालों में जो वेस्टिंग पीरियड है, तो 1 लाख पर एनम का खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा, 1 लाख पर एनम का खर्चा आ जाएगा बेटा। सो एम्प्लॉय कंपनी एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एवरी ईयर विद द वैल्यू ऑफ 1 लाख। सो एम्प्लॉय कंपनी एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और ये चला गया पीएनएल में वही सेम 1 लाख, फिर अगले साल भी 1 लाख, कोई एस्टिमेट में चेंज तो है नहीं, पीएनएल में चला गया, और तीसरे साल भी 1 लाख और पीएल में चला गया। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है क्योंकि एस्टिमेट में कोई चेंज नहीं है, सिंपल हो गया। अब जब पैसा देंगे बेटा तो फिर 4500 नहीं दिया, अब क्या होगा, यूज 4500 का आएगा, तो बैंक में कितना है 4500 इंटू 90, यूटिलाइज कितना हुआ 4500 इंटू 60 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, बाकी बाइफरकेट हो गया कैपिटल और प्रीमियम में, तो 10 रुपए और 140 का प्रीमियम 4500 के हिसाब से। और फिर जितना यूज नहीं हो पाया हमने, क्योंकि 5000 का खर्चा रिकॉर्ड किया था पर बाकी लैप्स हो गए, तो उनका अमाउंट यूज नहीं हो पाया बेटा, और वो कहाँ चला जाएगा हमारा जनरल रिजर्व में। सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व जो 30,000 है, बेसिकली 500 ऑप्शंस के ऊपर जो 60 रुपीज का हमने खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था पिछले 3 सालों में ड्यूरिंग अवर वेस्टिंग पीरियड, सो वो अमाउंट हमारा कहाँ चला गया जनरल रिजर्व में, ठीक है जी। देन अगला क्वेश्चन देखते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर सी हम लोग अपने पास में देख लेते, दैट इज ऑफ द बायबैक, अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी क्वेश्चन, अगेन बायबैक का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी इंफॉर्मेशन दे रही है 31 मार्च की, ऑथराइज कैपिटल दिए, रिडीमेबल इक्विटी और प्रेफरेंस दे दिया, रिजर्व सरप्लस दे रखे आपको, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह दे दिए, सारी चीजें दे रहा है। कह रहा है रिडीम करा प्रेफरेंस शेयर्स को 4% प्रीमियम पे, बायबैक भी करे 2.5 लाख इक्विटी शेयर 10 वाले 40 पे, तो 30 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं यहाँ पे, और ये पेमेंट ह्यूज बैंक बैलेंस से हो जाएगी, तो करंट एसेट्स का पार्ट है। कह रहे जी जनरल एंट्रीज डाल दीजिए और बैलेंस शीट बना दीजिए। बैलेंस शीट इज ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी, क्योंकि वो एज पर दी शेड्यूल 3 बन जाएगी चेंज लेने के बाद। रिडम्पशन करनी बेटा, तो ड्यू की एंट्री, पे की एंट्री, कंप्लायंस एंट्रीज। सो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं 125 के, तो 125 वालों को, और जो वैल्यूज है बेटा वो इन लैक्स है, 4% एक्स्ट्रा दे रहे। सो ड्यू की एंट्री आई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम और रिडम्पशन, ये 4% बन जाएगा बेटा आपके पास में 5 लाख, टोटल देना है 130, पे किया 130 वो आ गया। इक्विटी वाले बायबैक कितने शेयर कर रहे हैं 2.5 लाख कर रहे हैं, 10 वाले बेसिकली बेटा 40 रुपीज में, 10 वाले 40 रुपीज में। सो वो कैपिटल आपके पास जो है
ड्यू की जैसे एंट्री है कैंसिलेशन शेयर कैपिटल, एक्स्ट्रा दे रहे हैं प्रीमियम ऑन बायबैक 75 30 के हिसाब से, तो टोटल बन गया 100 और ये पेमेंट की एंट्री है शेयर बायबैक टू बैंक 100। आप अल्टीमेटली प्रीफिक्स वर्ड इक्विटी शेयर बायबैक करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन ओनली शेयर बायबैक, तो दैट इज बेटर। या आप इक्विटी शेयर होल्डर भी लिख सकते हैं, जनरली इंस्टीट्यूट इसमें इक्विटी शेयर बायबैक करता है। अब दोनों प्रीमियम्स को बेटा राइट ऑफ करना है, यस सर दोनों प्रीमियम्स को राइट ऑफ भी करना है हमने, और सीआरआर की रिक्वायरमेंट है। तो प्रीमियम्स को राइट ऑफ करने के लिए बेटा हमने अपने पास में जो है प्रेफर मैं बोलूंगा कि यू प्रेफर यूज बेसिकली पीएनएल फॉर योर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रीमियम ऑन बायबैक जो है वो आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ने दोनों यहीं से कर दिए, तो उन्होंने दोनों ही सिक्योरिटी प्रीमियम से कर दिए, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी, ये वाला भी प्रीमियम बायबैक भी। पर अब ये वाला जो है बेटा वो आइडली आप पीएनएल से करें तो ज्यादा बेटर रहेंगे, पीएनएल या जनरल रिजर्व से, क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कंपनी प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 133 के द्वारा, उन्होंने अपने पास असम्पशन दूसरी ली है, गवर्न नहीं है। जबकि जब हम अकाउंट्स के अंदर रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर करते हैं हमेशा मानते हैं कि कंप्लाइड वाली है, मतलब आपके पास वो है जो कंप्लाई कर रही है, तो उसमें हम यूज नहीं करते। उन्होंने लिखा हुआ है मे नॉट बी यूटिलाइज। और फिर सीआरआर में कितना जाएगा सर, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी की थी 125 बेटा प्रेफरेंस की थी और 25 आपकी इक्विटी की थी, तो 150 सीआरआर में जाएगा, विच इज रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर, तो रेवेन्यू रिजर्व पड़ा। फेस वैल्यू, जितनी फेस वैल्यू की प्रेफरेंस रिडीम करे, जितनी फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर बायबैक करे, सो वो एंट्री आपके पास बन जाएगी। हमारे रिजर्व सरप्लस में बेटा दे रखा है रेवेन्यू रिजर्व, तो वो यूज हो जाएगा, 460 का था तो वहां से ट्रांसफर हो जाएगा सीआरआर में, ठीक है ना। बैलेंस शीट, जैसे मैंने बोला बेटा बैलेंस शीट इज नॉट दैट आपके पास कोई टफ वाला एलिमेंट नहीं है, बैलेंस शीट का पार्ट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो तो ईजिली हो जाता है। सो बैलेंस शीट पार्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो भी वैल्यू थी वो चेंज होकर आ जाएगी, प्रेफरेंस बढ़ी जाएगी, इक्विटी के बचे हुए आ जाएंगे। मेन रिजर्व एंड सरप्लस है जैसे, तो रिजर्व सरप्लस में जो भी रिजर्व पहले दिख रहे हैं वो तो वही जो आपने चेंज किया, जैसे कैपिटल रिजर्व सेम था आपका, सिक्योरिटी में 105 से 80 राइट ऑफ हुआ तो बचा 25, रेवेन्यू जब 460 से 1650 क्या 310 और ये 150 सीआरआर आ गया, पीएनएल में एज इट इज बचा हुआ है, तो वो चीज आ गई। और बाकी फर्क एक आपका किसमें आएगा, बाकी सब सेम है, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा जितना इतना पैसा पे किया। सो पीपी सेम है, बैंक बैलेंस आपका 230, क्योंकि एक हमने दिया था 130, एक हमने दिया था आई थिंक आपके पास में जो 80 है, तो 100 जो है 130 प्लस 100 जो हमने पे किया था, तो 130 प्रेफरेंस वालों को और 100 हमने इक्विटी वालों को पे जो किया था, सो वो आपका 230 बन जाता है, जितना पे किया और बाकी बचा हुआ रहेगा, बाकी बचा हुआ रहेगा, ठीक है ना। सो बैलेंस शीट इज नॉट दैट प्रॉब्लम, मतलब कभी भी प्रॉब्लम वाली पॉइंट नहीं है, अगर आपकी एंट्री सही है तो उसके बाद बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली बेटा बना ही देते, बस शेड्यूल 3 का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, शेड्यूल 3 का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से बनती है। देन बेटा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है दैट इज जनरल क्वेश्चन, विच इज मीनिंग बता दो इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल राइट्स के, और कंडीशन बता दो क्या डील करना है। तो अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, और बहुत बार करते हैं आपकी कंडीशन वगैरह के, और मीनिंग क्या है कि कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं जिसमें डिसिमिलर राइट्स हो सकते हैं, डिफरेंशियल राइट्स हो सकते हैं, डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज। और जो रूल्स है बेटा उसमें लिखा हुआ है एओए ऑथोराइज करता है, जैसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में, ठीक है ना। फिर 74% ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, एक्चुअली में डिफरेंशियल को मिला के कंपनी बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया, फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेमेंट ऑफ बेसिकली जो डिवेंचर होल्डर वगैरह है आपके डिविडेंड्स वगैरह है उनकी पेमेंट्स में है, इंटरेस्ट वगैरह ये पेमेंट्स में आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है, कंपनी के ऊपर कोई पेनलाइजेशन नहीं हुई है, कंपनी को कोई भी कोर्ट वगैरह की तरफ से कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगी हुई है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो यही पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं कि अल्टीमेटली कब कंपनी इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल राइट्स इशू कर सकती है, ठीक है ना। जनरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ में बेटा नोट्स में भी किया जाता है, ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम बेटा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स है अच्छे, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है अमेलगमेशन का। इन्फॉर्मेशन दे रहा है वीटी लिमिटेड और एमजी लिमिटेड की 31 मार्च की, इक्विटी शेयर है बेटा प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच वाले, रिजर्व सरप्लस, डिबेंचर, ट्रेड पेबल, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक। ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल के बेटा क्या दे रखे हैं आपको, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल की बाइफर्केशन दे रखे, डेटर बी और क्रेडिटर बी। फिक्स्ड एसेट दोनों ही कंपनीज की रीवैल्यू करी 15% ज्यादा, इन्वेंट्री और डेटर्स को 5% कम पे लेके आना है, इन्वेंट्री और डेटर्स को 5% कम पे लेके आना है। कहता है दोनों कंपनीज पे करेगी 10% डिविडेंड इक्विटी को, और प्रेफरेंस ऑलरेडी दे चुके हैं। इन ट्रांजेक्शन्स की बात बेसिकली वीटी एब्जॉर्ब कर रही है एमजी को, और वो टर्म्स क्या है, वो इशू करेगी 16 इक्विटी शेयर 10 वाले पार पे 12 के बदले, प्रेफरेंस वालों को तो 10% डिस्काउंट पे देंगे अपने वाले शेयर पार पे,
डिवेंचर होल्डर्स को 8% प्रीमियम पे देंगे और अपने वाले इशू करेंगे 10% डिस्काउंट पे। 60,000 वो दिया जाएगा लिक्विडेशन का। डेटर्स के अंदर में इंक्लूडेड 20,000 ड्यू फ्रॉम वीटी। हमसे मांग रहे हैं जनरल एंट्रीज डाल दीजिए और स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। बेटा स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज एक्चुअली वेरी नॉर्मल चीज विच इज योर पीसी को निकालना, परचेज कंसिडरेशन को फाइंड आउट करना, दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है ना। सो अगर हम उसको देखें स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन को, तो वहां तो बेटा आपको सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि 16 शेयर 10 के बदले और ये 10% लेस वाली बात होगी। तो हम स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पे पहले आ जाते हैं। सो अभी वीटी एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा किसको, एमजी को। तो एमजी के शेयर देख लेते हैं कितने हैं। 6 लाख है 10 रुपए के हिसाब से, तो 60,000 हो गए। तो स्कीम क्या है, हर 12 के बदले अपने 16 80,000 शेयर्स, तो वो इशू किए जा रहे 80,000 शेयर्स 8 लाख की वैल्यू पे, तो वो आ गया 10 ईच पे ये बेटा। और प्रेफरेंस वाले तो 2 लाख के, ये 10% वाले हैं 100 ईच के। तो ये हमारे पास में शेयर्स इक्विटी वाले आपके पास पार पे ही थे, हर 12 के बदले 16, और प्रेफरेंस वाले जो 2 लाख के उन्हें 10% लेस पे कर रहे हैं। अपने वाला पार पे है तो नंबर ऑफ शेयर्स कम मिल जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कम मिल जाएंगे। सो 2 लाख के बदले 180 हो गया, विच इज इफेक्टिवली अगर मैं बोलूँ तो 2000 पहले प्रेफरेंस शेयर्स 100 वाले, अब 1800 हो गए 100 वाले। अब कितने हो गए 1800 हो गए बेटा 100 वाले। सो वो चीज आपके पास में आ जानी है, 1800 शेयर्स 100 वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। यस सर, ये वाली चीज जैसी करेंगे बेटा आपकी पीसी आ जाएगी, परचेज कंसिडरेशन। शेयर्स क्योंकि दोनों पार पे है तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। शेयर्स आपके दोनों के दोनों किस पे ही है सर, पार पे ही है, दोनों के दोनों शेयर्स हमारे पास में, ठीक है ना। यस सर, यहां तक हमारे पास बात क्लियर हो जाती है। यस सर, अब हमने बेटा डालनी है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में थोड़ा सा ध्यान से, कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो बेटा आपके पास एब्जॉर्प्शन से पहले हुआ, फिक्स्ड एसेट्स और एक डिविडेंड थी ना, तो वो वीटी ने भी किया है, तो दोनों कंपनीज ने किया है। तो फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाना है 15% से और डिविडेंड देना है 10%। तो फिक्स्ड एसेट कितने हैं देखते हैं जरा, इसके खुद के 14 लाख। तो 14 लाख के वीटी वालों को अगर 15% बढ़ाना है, तो 14 लाख का बेटा 15% विच इज 2,10,000 फिक्स्ड एसेट्स टू डिवैल्यूएशन। अब ये है जो हम खुद अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेटा बढ़ा रहे, जो खुद हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेटा इंक्रीज कर रहे, और फिर डिविडेंड देने तो प्रॉफिट्स कम करेंगे। 10% इक्विटी डिविडेंड देना, प्रेफरेंस दे चुके हैं, तो 12 लाख का 10% हो गया 1,20,000, रिजर्व्स कम हो जाएंगे, लायबिलिटी आएगी, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस टू डिविडेंड पेबल टू बैंक। सर प्रेफरेंस नहीं आएगा, नहीं बेटा प्रेफरेंस नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा बेटा, उसने लिखा था प्रेफरेंस ऑलरेडी पे हो चुका है, तो उसकी एंट्री आप नहीं डालेंगे, उसकी एंट्री आप नहीं डालेंगे, ठीक है ना। यस सर, उसकी एंट्री आपके पास में नहीं डलेगी ना। अब आती है बेटा टेक ओवर की एंट्रीज, विच इज बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर है 980, अभी निकाली थी पीसी। अब सारे एसेट्स आ जाएंगे एक एक करके, टेकन ओवर वैल्यू नहीं दिया तो बुक वैल्यू। फिक्स एसेट बेटा 15% ज्यादा पे किया, तो 5 लाख प्लस 15% 575। फिर उसने बोला इन्वेस्टमेंट बेटा है 160, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है। देन इन्वेंट्री है 640, इन्वेंट्री पे उसने बोला था बेटा इन्वेंट्री और डेटर्स को 5% कम है, तो इन्वेंट्री जितनी दे रखी है 640 उस पर 5% कम कर देंगे, तो वो बना 608। सेम तरीके से बेटा जो ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें है, एक डेटर और बीआर है। अब डेटर को 5% कम करना है, बीआर को नहीं करना, बीआर 40 है, तो 380 को 5% कम करना है। 380 है, 5% कम का मतलब आपके पास में प्रोविजन बनानी है। अब जो प्रोविजन बननी है बेटा वो 380 का 5% भी नहीं होगा, क्योंकि बेटा 20,000 जो है वो कॉमन है। 20,000 जो बेटा उसने दे रखा है नीचे कॉमन दिया हुआ है, उसने बोला वो डेटर्स में जुड़ा हुआ है, तो बेटा जब डेटर्स ऑफ एमजी में जुड़ा हुआ है तो वो तो कॉमन हो गया, जिसे हम कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या उस पर भी प्रोविजन बनाएगा? नहीं यार, वो तो आपस का ही लेना देना। तो जो प्रोविजन बनेगी वो 360 पे बनेगी, 360 का 5% बनेगी, 5% ऑफ 360। या आप अगर कम भी करोगे तो 18,000 करोगे, 19 नहीं करोगे, बस ये ध्यान देने वाला पॉइंट है बेटा। ये तब है अगर डेटर्स में जुड़ा हुआ, अगर क्रेडिटर्स में जुड़ा होता है एंट्री तो बाद में सेम आएगी, फिर नहीं आता, क्योंकि डेटर्स में जुड़ा हुआ है इसलिए हम प्रोविजन डेटर्स पे बना रहे, ठीक है ना। तो वो चीज का हमें ध्यान रखना है कि आपके पास में वो चीज गलत ना कर दे हम लोग। सर साथ के साथ में बी आर तो सेम है 40, यस सर बी आर सेम है 40। देन बेटा जो बैंक है, बैंक बेटा 80 में से डिविडेंड इन्होंने भी तो दिया होगा ना अपना, अपनी कैपिटल पे 10%, यस सर 6 लाख का 10%। तो डिविडेंड देने से बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने दिया।
रिजर्व भी कम हो जाएंगे, पर रिजर्व आएंगे नहीं क्योंकि नेचर ऑफ परचेज है, वैल्यू चेंज हो चुकी है, वैल्यू चेंज हो चुकी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं? 3 लाख। 3 लाख ट्रेड पे उसमें दो चीजें, 250 और 50। और जो डिबेंचर थे बेटा वो कितने दे रखे हैं? 3 लाख है। पर डिबेंचर्स वालों को उसने बोला है कि वो 8% एक्स्ट्रा पे है। अपने वाले बाद में डिस्काउंट पे देंगे, पर अभी तो 8% एक्स्ट्रा पे है ना। यस सर, सर अभी तो 8% एक्स्ट्रा पे है, अभी तो 8% एक्स्ट्रा पे। सो 3 लाख पे 8% एक्स्ट्रा किया, सो वो कितना बन जाएगा बेटा? 3,24,000। 3,24,000 ये हमारा पास आ गया 3 लाख प्लस 8%, ठीक है ना। यस सर। देन इसके बाद अगर आप देखेंगे बेटा तो टू बिजनेस परचेज चला और ये बैलेंस फिगर आ गई कैपिटल। सर रिजर्व्स आएंगे? नो सर। क्यों नहीं आएंगे बेटा? नेचर ऑफ परचेज है, नेचर ऑफ मर्जर में आते हैं। नेचर ऑफ परचेज क्यों? क्योंकि एसेट लायबिलिटीज की वैल्यूज क्या हो गई? चेंज हो गई। एसेट लायबिलिटीज की वैल्यूज क्या हो गई? चेंज हो गई, ठीक है ना। यस सर। फिर बेटा सेटल करना है, तो सेटल करने के लिए जो हमें वर्किंग नोट बनाया था, लिक्विडेटर को शेयर दिए, इक्विटी और प्रेफरेंस वाले दिए, दोनों पार पे ही थे, तो कोई प्रीमियम का कोई लफड़ा नहीं है, कुछ नहीं है डिस्काउंट का। पर जो डिबेंचर थे बेटा उनको बोला गया था अपने वाले 10% डिस्काउंट पे दे रहे, तो जो वैल्यू 324 थी वो अपने आप में बेटा 90% हो गई। तो जो डिस्काउंट है बेटा वो डिवाइड करेंगे तो 324 डिवाइडेड बाय 90% तो 360 बनेगा। और जो डिस्काउंट है वो आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू जो हमने था 36,000, 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, ठीक है ना। ये 10% का डिस्काउंट हो गया। 32,400 मत कर देना जल्दबाजी में, क्योंकि 3,24,000 अपने आप में 90% है, ठीक है ना। यस सर। इससे रिलेटेड मैं इवन इन द रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच बेटा आपके साथ 5-6 केस डिस्कस करता हूँ क्या क्या हो सकता है, तो वही सिनेरियोज यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है ना। अब कॉमन होइंग आ गई बेटा एक तो, और जो हमने खर्चा वगैरह पे किया, तो कॉमन होइंग है क्रेडिटर टू डेटर ऑलवेज विच इज कैंसलेशन ऑफ द इंटरव्यू, तभी तो हमने प्रोविजन जो बनाई थी वो 320 पे बनाई, 360 पे बनाई थी। फिर जब आपने खर्चा पे किया तो बेटा आप चाहे सीधा ही क्या करो, खर्चा जब पे किया 60,000 का, वो सीधा ही कैपिटल अप टू बैंक कर दो, सीधा ही कैपिटल अप टू बैंक कर दो। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पहले डाला गुडविल टू बैंक, फिर एडजस्ट किया कैपिटल अप टू गुडविल, आप सीधा ही कर दो। आप सीधा ही कैपिटल अप टू बैंक कर देते तो भी बिल्कुल सही था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा डिफरेंस कैपिटल जब आया पड़ा, तो आप सीधा कैपिटल अप टू बैंक कर दो। आप क्यों गुडविल टू बैंक करके फिर भी तो एडजस्ट कर ही रही हो ना। यस सर, बात तो आपने सही कही, तो आप सीधा कैपिटल अप टू बैंक कर देंगे। हाँ जी। सो ये क्वेश्चन हमारे पास में बेटा क्या है, कंप्लीट हो जाता है अमेलगमेशन का, ठीक है ना। यस सर। देन अगला क्वेश्चन बेटा जो आ रहा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, अगेन किया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल किया हुआ क्वेश्चन है। कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा, फॉर्चूनेट लिमिटेड की 31 मार्च की, ऑथराइज एंड इशूड कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर दिए, इक्विटी दिए, पीएनएल लॉस है, डेबिट है क्योंकि लोन, ट्रेड पेबल, अदर लायबिलिटीज और ये फिक्स्ड एसेट्स है। डिविडेंड 5 सालों से एरियर्स में कंपनी को शॉर्टेज हो रही है पैसे की और प्रॉफिट नहीं कमा रही। स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव करी दोनों क्लासेज में और स्कीम दे रखी है नीचे। पॉइंट देता जा रहा है बेटा, एक एक करके पढ़ेंगे सारे। कह रहा है जर्नल एंट्रीज डाल दीजिए और बैलेंस शीट में आ देना। अब बैलेंस शीट अगेन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज वो पहले जो क्वेश्चन वैल्यूज दिए वो प्लस जो एंट्रीज का इफेक्ट डालोगे वो, उससे आपकी बैलेंस शीट बन जाती है, उससे आपकी बैलेंस शीट बन जाती है। मेन जो चीज़ है बेटा वो ये जर्नल एंट्री, अगर जर्नल एंट्रीज गलत है तो बैलेंस शीट में ऑब्वियसली गलत इफेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले इक्विटी वालों ने एग्री किया कि उनका 50 का शेयर रिड्यूस करके ले जाओ 5 पे, 45 तो कैंसिल ही कर दो, भूल गए। और उन्हें एग्री किया कि सब्सक्राइब करेंगे 3 न्यू इक्विटी शेयर 5 वाले फॉर हर इक्विटी शेयर। ये राइट इशू आ गया, हर एक के बदले 3 शेयर, वो पैसा आएगा फ्रेश। अभी रिडक्शन है तो इक्विटी कितनी है सर? 18,750 शेयर है 50 वाले, अब 1870 शेयर रह जाएंगे 5 वाले, ठीक है ना। ये 5 वाले रह गए और 45 कहाँ चला गया? कैपिटल रिडक्शन में। आप कैपिटल रिडक्शन की बजाय रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ जी। फिर ये पैसा ला रहे बेटा एक के बदले 3, तो 18,750 शेयर से हर एक के बदले 3, और इशू कितने पे हो रहा है? 5 पे, 281, 250।
जो ऊपर का अमाउंट है उसका 3 गुना हो गया ना, क्योंकि हर एक पर्सन जिसका एक शेयर है वो 3 शेयर और खरीद रहा है, पैसे दे रहा है बेटा, उसके पैसे दे रहा है। सो ये एंट्री आपके पास उसने बोली है कि वो पैसा दे रहे, सब्सक्राइब कर रहे, 3 फॉर एवरी आपके पास में जो एक शेयर है, ठीक है ना। यस। फिर बेटा वो कहता है जो प्रेफरेंस शेयर उन्होंने फॉरगो कर दिया अपना डिविडेंड का एरिया, तो डिविडेंड का एरिया का नो एंट्री, क्योंकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वेव हुई है। और एक्सेप्ट करेंगे हर 50 रुपए के बदले 4 नए प्रेफरेंस शेयर 10 वाले, तो हर 50 के बदले एक तो 40 रुपए के नए प्रेफरेंस शेयर ले रहे, 3 नए शेयर ले रहे 5 वाले फुली पेड, तो 15 रुपए का शेयर ले रहे। तो हर 50 के बदले बेटा 55 का सामान ले रहे हैं, हर 50 रुपए के बदले 55 रुपए का सामान लेना है, तो आपका 5 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया इफेक्टिवली, जो कि कैपिटल एक्शन में चला जाएगा। और डिविडेंड की फॉरगो की कोई एंट्री नहीं आएगी, डिविडेंड की फॉरगो की कोई एंट्री नहीं आएगी। सो हमारे प्रेफरेंस शेयर देख लेते हैं अभी कितने, 15,000 है 50 वाले। सो 750 50 वाले, उसने बोला था बेटा एक तो हर एक के बदले, जैसे उसने बोला था जितने हमारे 15,000 है उसके बदले उसने जो वैल्यूज बोली थी उसके हिसाब से एक तो ये आ गया 6 लाख का, जो कि पता चल जाएगा। 4 नए शेयर है 10 वाले, तो 15,000 इंटू 4 60,000 10 वाले, और 15,000 इंटू 3 45,000 इंटू आपके पास 5, ये 5 आएगा, 50 नहीं आएगा। और ये कैपिटल एक्शन आ गया क्योंकि आप एक्स्ट्रा दे रहे हो 10%, 50 के बदले 55 दे रहे हो ना, 50 के बदले बेटा 55 का सामान दे रहे हो, तो 50 के बदले अगर 55 का बेटा सामान दोगे तो 5 रुपये एक्स्ट्रा होगा, विच इज 10% एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना, वो चीज़ लिख दी। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, जो लेंडर थे कंपनी के 187,500 के, उन्हें कन्वर्ट कर दिया लोन को किसमें, शेयर्स में, और उस पर्पज के लिए नोट करें 15,000 प्रेफरेंस शेयर 10 वाले और 7,500 इक्विटी शेयर 5 वाले। तो 187,500 लोन के बदले बेटा पैसा नहीं दे रहे, वेव भी नहीं करा रहे, इक्विटी और प्रेफरेंस दे रहे हो, तो प्रेफरेंस शेयर 1.5 लाख के होगी और इक्विटी वाले 37,500 के होगे। लोन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500, इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500, ठीक है ना। यस सर। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा फॉर द सेटलमेंट ऑफ द लेंडर, सेटलमेंट ऑफ द लोन। देन डायरेक्टर्स ने एग्री किया कि सब्सक्राइब करेंगे कैश में 25,000 नए इक्विटी शेयर 5 वाले, इन एडिशन टू अभी तक जो शेयर थे उसके अलावा। तो बैंक टू नॉर्मल बेटा शेयर कैपिटल आ जाएगी एंट्री 25,000 इंटू 5, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 125। आपको लगता है आपने सीधा एंट्री डालनी है बैंक टू शेयर कैपिटल, आप बेटा वो डाल दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वही बिल्कुल सही होता है, ठीक है ना। आपने शेयर एप्लीकेशन स्प्लिट करके करनी है वो कर लीजिए। फिर जो कैश मिला था नए शेयर से 2.5 लाख रुपए किसको दे दिया बेटा, लोन जो था, तो लोन टू बैंक हो गया 2.5 लाख, सिंपल, लोन को पे करा 2.5 लाख, तो 2.5 लाख टू बैंक हो गया। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल जो कैंसिल करिए उससे पीएनएल का राइट ऑफ करो एक तो, और राइट ऑफ करो 43,750 वैल्यू ऑफ प्लांट, जो ही बचा रहेगा ट्रेडमार्क और गुडविल को भी राइट ऑफ करना है, आपके पास जो बचा हुआ बैलेंस रहेगा। और नॉमिनल कैपिटल को तो बढ़ाना है, नॉमिनल मतलब ऑथराइज, वो तो प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए। सो अभी हमारे पास बेटा यहाँ पर में राइट ऑफ करना है, तो पीएनएल को 43,750 प्लांट से है और बाकी ट्रेडमार्क गुडविल से, तो लॉस कितना 563,750, लॉस कितना बेटा 563,750, प्लांट आपके पास बेटा 43,750, और ये बैलेंसिंग फिगर है बेटा कैपिटल एक्शन अकाउंट की, विच इज टोटल कैपिटल एक्शन में इतना पड़ा होगा और वो कैपिटल एक्शन अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। ये कौन सी फिगर निकल के आएगी बेटा, बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बचा हुआ अमाउंट रह गया कैपिटल एक्शन में, उसने साहब बोला जो बचा अमाउंट रह गया उससे आपको राइट ऑफ करना है ट्रेडमार्क गुडविल जितना भी हो सकता है, तो ये बैलेंस फिगर है, तो कैपिटल एक्शन हमारी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बची वैल्यू जितनी भी है ना बेटा, बचे हुए शेयर वो आ जाएंगे, पर ये ऑथराइज दे रखे थे क्वेश्चन के लास्ट में, ये जरूर आ जाएंगे। सो ये ऑथराइज दे रखे है, ये डिस्क्लोजर पर्पज के लिए आ जाएंगे। 8,12,500 प्रेफरेंस और 937,500 इक्विटी के, 5 रुपए और 10 रुपए शेयर के बदले। बाकी एक्चुअल आपके पास जो है वो सारी क्वेश्चन की एंट्रीज को देखते हुए कब कब इक्विटी दिया ऐड हो गया, कब कब प्रेफरेंस ऐड हो गया, रिजर्व सरप्लस राइट ऑफ हो गया, बाकी जो लायबिलिटीज बचे, बाकी जो एसेट बचे रीवैल्यू होने के बाद वो सारी चीजें आपको दिख जाएगी, कोई पैसा आया कोई पैसा गया, वो सारी चीजें हो जाएगी। और यही लिखा है इन प्लेस ऑफ कैपिटल एक्शन रिकंस्ट्रक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी यूज हो सकता है। तो वो अल्टीमेटली क्या है, जो भी अकाउंट है वो आप कोई भी यूज कर सकते हो, कैपिटल एक्शन भी या रिकंस्ट्रक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो आपको ठीक लगे बेटा। सो बैलेंस शीट इज नेवर अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो भी चीज है वो जो बैलेंस शीट क्वेश्चन ने देखे उसमें इफेक्ट ऑफ एंट्रीज काफी चीजें, तो यहाँ पे बेटा पूरी पूरी अगर जो राइट ऑफ हो जाती है वो तो दिखती नहीं, पीएनएल हो गया,
हो सकता है लोन कंप्लीट हो गया हो, जो भी चीजें जो राइट ऑफ कर रहे हो, कुछ भी है, कैपिटल एक्शन सारा ही खत्म हो गया, वो सारी चीजें। अगर नहीं बोलता तो जनरली होता है कैपिटल एक्शन का बैलेंस पॉजिटिव आता है तो कैपिटल रिजर्व में चले जाता है, ठीक है ना। यस सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा हमारा कौन सा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का। बहुत ही आसान सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं जी कंपनी गई लिक्विडेशन में 31 मार्च को, इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर दिए हुए, इक्विटी 10,000 75 पेड अप है, ये 100 वाले ये दोनों के दोनों 20,000 60 पेड अप। पीएनएल है, डिबेंचर है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, क्रेडिटर, लैंड बिल्डिंग। ध्यान देने वाली बात बेटा बैंक होता है, बस ध्यान, क्योंकि जो पहले से पैसा पड़ा है। फिर प्रेफरेंस इवेंट 1 साल से है एरियर में, क्रेडिटर्स में जुड़े हुए प्रेफरेंशियल 75 के और बाकियों को 5% डिस्काउंट पे दे रहे। कहते हैं जो एसेट बिके वो सारे बता दिया, अलग अलग किस वैल्यू पे बिके, लिक्विडेशन का खर्चा बता दिया, कमीशन है 3% सारे एसेट्स का कैश एंड बैंक को छोड़कर, क्योंकि उसमें उसका कोई एफर्ट नहीं है। सारी पेमेंट 30 जून को जाके करी है। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ना 30 जून तक का, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है बेटा 30 जून तक का। सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हमें लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाना है अपने पास आराम से बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है बेटा, जो अवेलेबल कैश एंड बैंक होता है, तो अवेलेबल कैश एंड बैंक बेटा कितना है हमारे पास में, दैट इज 75,700, तो वो डल जाएगा। यस सर। फिर जो एसेट बिके बेटा वो सारे एक एक करके आ जाएंगे, हमें बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सारे ये डालने। 6 वैल्यूज है, 2450, 9 लाख, 285, 90, 280, 315, तो ये आगे सारी वैल्यूज, सारी वैल्यूज एक एक करके बेटा। कोई भी एसेट ऐसा नहीं जो सिक्योरिटी के तौर पे दिया हो, जिसका सरप्लस आता है या डेफिसिट होता है तो अनसिक्योर्ड में चले जाता है, सिंपल है। फिर आपके पास बेटा जो खर्चे दिए उसने लिक्विडेशन के, एक तो 45,000 और रेमुनरेशन 3% है, तो 45,000, इसका 4320 का बेटा आपके पास में 3% आएगा। यस सर। फिर आता है बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो कि 75 के। यस सर। वो पहले उन्होंने प्रेफरेंशियल लिखे फिर रेमुनरेशन लिखे, आप आइडली पहले रेमुनरेशन डालो फिर प्रेफरेंशियल लिखो। फिर डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज है बेटा, उनका 10 लाख और 120 तो ही है जो दिया हुआ है। और क्योंकि बैलेंस शीट कब की दे रखी है बेटा, 31 मार्च की, और पेमेंट कर रहे क्वेश्चन ने आके जाके लिखा 30 जून को, तो बेटा डिबेंचर वालों को क्या मिलेगा सर, डिबेंचर वालों को 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज 12%, 10 लाख पे 3 महीने का, तो वही आ रहा है 3 महीने का इंटरेस्ट 30,000, तो टोटल पे हो गया 1150, टोटल पे हो गया 11,50,000, ठीक है ना। ये हमारे पास डिबेंचर वालों को दे दिया। फिर बेटा हमारे पास आते हैं अनसिक्योर्ड वाले, अनसिक्योर्ड 850 है, 850 में से बेटा कुछ तो प्रेफरेंशियल थे 75 के, वो माइनस हो जाएंगे, जो बचे उनको ही 5% कम देना। तो अल्टीमेटली क्या है आप देखेंगे तो 850 में से 75 माइनस हो गए तो बचे 775, और बाकियों को हमने 5% कम दिया तो 736 250 आ गया अनसिक्योर्ड को। प्रेफरेंस होल्डर का डिविडेंड 1 साल का पेंडिंग है, कैपिटल है 10 लाख और 12% वाले, तो 1 साल का कितना बना 1,20,000। अब इक्विटी वालों की सेटलमेंट करनी बेटा, इक्विटी वालों की सेटलमेंट के लिए हमें चेक करना है कितना अमाउंट बचा है। तो अगर आप बैलेंस अवेलेबल देखेंगे वो बचेगा बेटा 8,10,500, 8,10,500 बैलेंस, सॉरी बैलेंस जो बचेगा वो बचेगा 1139,850। और हमेशा जो हम एक आसान अप्रोच करते हैं बेटा वो क्या करते हैं, आप पहले नोशनल कॉल मंगा लीजिए और फिर कर लीजिए। ये एक दूसरी अप्रोच है बेटा लॉस पर शेयर वाली, आप अपने पास में नोशनल कॉल से कर लीजिए, जो हम अपनी क्लास में सीखते हैं। 1139,850 ये आपका बैलेंस बचेगा। कितनों से मंगा सकते हैं सर, इनसे 15 रुपये मंगा सकते हैं 20,000 वालों से, 20,000 वालों से 15 मंगाओगे $14,39,850, 14,39,850 आपके पास बैलेंस हो जाएगा। एंड ये कितने शेयर में बेटा डिवाइड हो जाएगा हमारे पास में, ये डिवाइड हो जाएगा बेटा टोटल जितने शेयर है 30,000। सो सबको रिफंड हो जाएगा 47.995।
तो जिन वालों का तो कुछ नहीं मंगाया उनको इतने का रिफंड, और जिन वालों से 15 रुपये मंगा रहे हैं उनको 15 कम होकर नेट रिफंड हो जाएगा, बात वही आएगी। सो 20,000 वालों को 15 माइनस होकर इतना आ रहा है, और 10,000 वालों को सिर्फ इतना ही हो रहा है, जिससे सेटलमेंट बराबर हो रही है, क्योंकि नेट में कॉल और रिफंड हो गया ना। 15 मंगा रहे हो, 47.915 वापस कर रहे हो तो 32.995 कर दोगे ना, और दूसरे वालों का तो कुछ मंगा ही नहीं रहे तो सीधा ही वापस है, ठीक है। यही बेटा अल्टीमेटली क्या है क्वेश्चन है, और तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। अल्टीमेटली क्वेश्चन मैंने जैसे बोला था ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था आपका, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। यस सर, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यस सर, देन अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा, दैट इज अगेन इजी, एनबीएफसी का छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्राइटेरिया बताओ इनकम रिकॉग्निशन का क्या होता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, पीए वालों का एक्रूअल, एनपीए वालों का रिसीट बेसिस हो जाता है, ठीक है ना। तो वही चीजों के बारे में लिखा हुआ है। इनकम रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में इनकम एनपीए की कब रिकॉग्नाइज होती है, जब मिलती है। जो इनकम उससे पहले की होती है अगर रिकॉर्ड करे तो वो रिवर्स कर दोगे जो नहीं मिली। हायर परचेज एसेट पे जब इंस्टॉलमेंट्स एक्चुअली ओवर ड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ्स है तो रिकॉग्नाइज होती है जब एक्चुअली रिसीव होता है, और पहले वाली रिवर्स। लीज एसेट्स में वही है, जब रूल तो वही है, पीए है तो एक्रूअल, एनपीए तो रिसीट, बस वही चीज आ रही है। पीए है तो बेटा एक्रूअल, एनपीए तो रिसीट बेसिस, वही चीज बार बार लिखी गई है। और आप ये बता सकते हैं पीएनपी कब कब बनता है, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी होती है उसके हिसाब से, अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी के हिसाब से, ठीक है ना। यस सर, देन अगला क्वेश्चन बेटा बैंकिंग कंपनीज का है, विच इज इजी क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ट्रायल बैलेंस दे रहा है एसएम बैंक का, ओवरसीज बैंक है, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंट रिसीव्ड और ओपनिंग रिबेट दे दिया। ये एनालिसिस दे रहा है बेटा, ये 4 बिल है, इनका डेट दे दी और रेट दे रहा है। आपको क्या करना है, आपको कह रहा है जी क्लोजिंग रिबेट निकालो और जर्नल एंट्री डालो। तो इजी पार्ट क्या हो गया बेटा यहाँ पे, सर इजी पार्ट यही है कि हमें डेज निकालने आफ्टर 31 मार्च, और फिर पी इंटू आर इंटू टी करना है ताकि क्लोजिंग रिबेट आ जाएगा। हमें तो पी इंटू आर इंटू टी करना है बेटा पहले तो, और उसके लिए हमें डेज निकालने पड़ेंगे आफ्टर 31 मार्च। सो वही चीज आंसर में करी होगी पक्का ही पक्का। सो ये रहे पी, ये रहे आपके आर, और ये रहा आपका टी, डेज आफ्टर 31 मार्च। जैसे अप्लाई करोगे वैल्यूज आ जाएगी 42681। मतलब इसमें ऐसा जब क्या ही हम एक एक की वैल्यू चेक करते फिरेंगे, वो आप कर लीजिए, एक एक की वैल्यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में यही आंसर बन जाएगा 42691। और इतना अमाउंट हमारे पास ओपनिंग वाला पहले इस साल की इनकम बनेगा। यस सर, वो कितना था ओपनिंग वाला 26,592। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट ऑन बिल। फिर क्लोजिंग वाला आपके पास आ रहा है, ये वाली एंट्री बेटा आप अपने पास नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। उसके पीछे कारण क्या है, प्लीज मेरी बात को समझिए। क्योंकि जो ये बिल डिस्काउंटेड होते हैं बेटा 15,16,800, ये वो है जो बचे रह गए, ये वो है जो बचे रह जाते एक तरीके से। इट इज नॉट द टोटल। तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड की इनकम आ रही है वो सारे बिल्स पे आ रहे हैं जितने पूरे साल करे। तो ये जो एंट्री है अगर आप ये नहीं भी डालेंगे तो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी अमाउंट नहीं दे रहा जितने बिल पूरे साल में डिस्काउंट करे, ये वो रिप्रेजेंट करे जितने बिल बचे रह गए जिनकी पेमेंट आनी बाकी है, जिनकी पेमेंट आने बाकी है। एक तरीके से अगर मैं देखूं तो ये जो 5 बिल थे, क्योंकि इनकी ड्यू डेट्स अगले वाला, पर जो इनकम रिकॉर्ड होगी तो सारे बिल्स पे होगी ना, चाहे जो साल के दौरान में ही आगे थे। अप्रैल में डिस्काउंट किया, जून में उसकी ड्यू डेट थी, वो तो विद इन ईयर हो गया ना, तो वो वाले बिल्स आने चाहिए, इसीलिए एंट्री डालना कंपलसरी नहीं है। क्लोजिंग आपने क्रिएट किया और बाकी पीएल में चला गया। सब करने के बाद रिसीव्ड प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये पीएल में चला गया। तो जितना मिला प्लस ओपनिंग रिबेट माइनस क्लोजिंग रिबेट, और वो आपका अमाउंट कहाँ चला गया बेटा, पीएल में चला गया, वो आपकी इनकम हो गई। जो नॉमिनल अकाउंट है वो वहां जाके क्लोज हो गया। ओपनिंग और क्लोजिंग। प्रीपेड ऑन बिल डिस्काउंट इज नथिंग बट प्री रिसीव्ड इनकम। ये क्या होता है, प्री रिसीव्ड इनकम, ठीक है ना। यस सर, ये बात क्लियर हो जाती है। देन अगला पार्ट बेटा जो इसका आ रहा है ना, वो प्रोविजन को लेके है। वो किसको लेके, प्रोविजन वाले पार्ट को लेके। कह रहे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है एसएम बैंक की। एसेट्स और रुपीज इन लैक्स, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, 1 ईयर फुली सिक्योर्ड, 1 to 3 फुली सिक्योर्ड, मोर देन 3 ईयर्स। स्टैंडर्ड में 15 कौन से जुड़े हुए, एडवांसेस टू कमर्शियल रियल एस्टेट, जिस पे परसेंटेज अलग होती है। और जो ये 60 लाख के आपके पास है सब स्टैंडर्ड के, उसमें भी 20 लाख कौन से अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड के अंदर ही 5 लाख कौन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो अलग अलग परसेंटेज लगनी है। और जो मोर देन 3 ईयर्स वाले हैं ये, इसमें भी 400 लाख वो है जो कवर्ड बाय 50% ईसीजी से, जिसकी सिक्योरिटी दे दी। तो बेसिकली ईसीजीसी पोर्शन पे प्रोविजन नहीं बनती, उसका ध्यान रखना है।
कह रहा प्रोविजन का अमाउंट बता दीजिए कितना आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। पहले स्टैंडर्ड एसेट देखो 7500 है, पर उसमें से 1500 कौन से कॉमर्शियल रियल एस्टेट, तो नॉर्मल पे 0.4, कॉमर्शियल रियल एस्टेट पे 1, तो नॉर्मल कॉमर्शियल रियल एस्टेट पे 1%, इस पे 0.4%, तो अलग अलग वैल्यू होगी। सब स्टैंडर्ड टोटल कितने हैं 6000, उसमें से भी बता दिया उसने। 6000 में से 2 लाख तो अनसिक्योर्ड है, और जो अनसिक्योर्ड है उसमें जुड़े हुए 500 कौन से, मतलब 2000 में से 500 कौन से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बाकी 4000 हो गए सिक्योर्ड। तो 4000 सिक्योर्ड पे 15, अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20 और अनसिक्योर्ड जनरल पे 25, तो वैल्यूज आ गई मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। यस सर, ये वैल्यू आ जाती है। फिर आता बेटा डाउटफुल आपके पास में सिक्योर्ड 1 ईयर और 1 to 3 ईयर, तो 25 40, तो 1200 और 900 25 और 40 करके ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर एक आपके पास में लॉस है बेटा 1500, वो भी डाल दिया 1500, उस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब आता है वो जो डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स था, जिसमें उसने बोला था कवर ले रखा है, क्या ले रखा है कवर। तो बेटा ये हमारे पास में कवर वाला टोटल तो 900 है, पर इसमें से उसने बोला है 400 वाला ऐसे है जिसका 50% से कवर है और सिक्योरिटी 150 है। तो 400 में से पहले क्या जाएगा सर 150। अगर 400 की बात करें तो बेटा 500 पे तो 100% ही आएगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो बना के रखी। तो टोटल 900 था, 900 में से 400 अगर अलग से बता रहा है जो ईसीजीसी वाला है, तो बाकी 500 तो नॉर्मल है, वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर तो पूरी कितनी आएगी आपके पास में 100%, ठीक है ना। जो बाकी 400 उसमें 150 माइनस क्या सिक्योर्ड, ये बचा 250, 250 में से ईसीजीसी माइनस किया और बचा नेट अनसिक्योर्ड। प्रोविजन किस पे बनती है सर, नेट अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड पे, ईसीजीसी पे नहीं बनती। तो वो 100% आने क्यों, क्योंकि मोर देन 3 ईयर्स है, तो ये इतनी प्रोविजन बन जाएगी 275, तो वो यही वैल्यू आ गई 275। इसको आप अपने पास में बेटा ऐसा नहीं कर सकते, इनर कॉलम में नहीं दिखा सकते, सेम क्वेश्चन नोट्स में कवर होता है आपके। इसके लिए आपको नीचे अलग से वर्किंग नोट बनाने पड़ेगा। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके सारे कॉन्सेप्ट को, नॉर्मल प्रोविजन और साथ साथ ईसीजीसी कवर वाले को भी क्लियर कर देता है, वो भी आपका क्लियर हो जाता है इस क्वेश्चन के साथ ही, एक ही क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। देन अगला क्वेश्चन बेटा हमारा आ रहा है कंसोलिडेशन का, एक जनरल सा क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव आता है तो वो कंसोलिडेटेड पीएनएल में चले जाता है, और जब वो पॉजिटिव आएगा तो पहले जितना हमने उसको कंसोलिडेटेड पीएनएल में भेजा था मेजॉरिटी के पास, होल्डिंग के पास, उतना रिवर्स होगा और उसके बाद वो फिर से पॉजिटिव दिखेगा। बस इस क्वेश्चन को लेके, इस पॉइंट को लेके क्वेश्चन है, 10 नंबर तक आता है। एचएमटी के पास एक्वायर करे 70% शेयर 1 जनवरी को, कितनी कॉस्ट पे 5 लाख पे, जब उसकी इक्विटी थी 5 लाख और रिजर्व सरप्लस था 40। दोनों कंपनीज कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं अपने अकाउंटिंग ईयर के लिए, ठीक है ना। 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स में उनको लॉसेज हुए 125, 2 लाख, 250, 60, फिर टर्न अराउंड आया और प्रॉफिट आया, अगले 2 सालों में भी प्रॉफिट हुआ। कह रहे माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो हर साल के अंत में। बेटा एक बात तो बड़ी क्लियर है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो सेम रहेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, जो भी गुडविल कैपिटल होगा, विच विल बी कंपेयर्ड, जो इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट है आपकी वर्सेज नेट एसेट्स एक्वायर्ड। तो आपने खरीदे 5 लाख में और 540 नेट एसेट्स है, उसका 70%, तो ये 5 लाख और 40 का 70% होल्डिंग का, इससे 30% माइनॉरिटी का। खरीदे 5 लाख में तो आपने ज्यादा पैसे दिए, तो 122 की क्या आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब गुडविल, क्योंकि यू हैव पेड मोर अमाउंट अगेंस्ट 378, यू हैव पेड 5 लाख, तो बाकी आपका क्या आ गया बेटा, गुडविल आ गया, बाकी आपका क्या आ गया, गुडविल आ गया, ठीक है ना। यस सर। अब ये गुडविल जो है बेटा कि एज इज 122 लास्ट कॉलम में दिखता रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये हर साल में सेम है, लिखोगे नहीं लिखोगे एक ही बात हो, एक ही बार लिख के छोड़ दो भाई, हर साल ये तो सेम है। और ये हमारा वन टाइम जो 162 था 30% ऑफ शेयर कैपिटल फ्रीज अप हो गया। पहले साल लॉस हुआ बेटा कितने का, 125 का, उसका 30% माइनॉरिटी में आ गया 125 का, क्योंकि 30% जाना है, और 70% कंसोलिडेटेड पीएल में चला गया, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना रह गया, इतना। अब अगले साल फिर क्या आया बेटा, 2 लाख का लॉस, तो 2 लाख का 60% आया 30%, और 70% इधर गया, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना रह गया, इतना टिल डेट। देखो कंसोलिडेटेड पीएनएल का जो कॉलम है वो फॉर द ईयर है, बट माइनॉरिटी इंटरेस्ट टिल डेट निकाल रहे, टिल डेट, ठीक है ना। फिर अगले साल 2.5 लाख का लॉस है, अब 2.5 लाख का बेटा आपके पास कितना बनता है, 75,000, बाकी आ गया। अब ये माइनस आ गया, -10,500। अभी -10,500 का बेटा क्या करेंगे, सर ये ना कंसोलिडेटेड पीएल में चला जाएगा, होल्डिंग के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है ना। AS 21 से बात बोलते हैं, तो लॉस विल बी एब्जॉर्ब बाय होल्डिंग,
10,500 तो माइनस हो गया। अब इस साल कितना भेजा 10,500 और टोटल कितना हो गया 10,500। ये बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है भाई, अब तक कितना भेजा है होल्डिंग को, तो माइनॉरिटी का लॉस कितना कितना बॉन्ड किया, कितना भेजा और कितना बैलेंस है। अगले साल तो सारा ही भेजना पड़ेगा, 60,000 है, 60 का 30%। पहले लिखा नॉर्मल, फिर ट्रांसफर किया क्योंकि जीरो ही है ये वैल्यू, तो 18 का 18 चला गया। तो अब 18 जाने से कितना हो गया टोटल में अब्जॉर्ब उनके द्वारा 28,500। देखो 10,500 पिछले साल का था, 18,000 इस साल का पूरा है क्योंकि वो तो नेगेटिव में जा ही चुका है। अब जब प्रॉफिट आएगा ना बेटा तो रिवर्सल होना चालू होगा। प्रॉफिट कितना है हमारे पास में 25,000 का, 25,000 का प्रॉफिट हुआ, 25,000 का 30% बना 7,500 और 17,500, 7,500 और 17,500। अब यहाँ पे जो ये प्रॉफिट आ रहा है बेटा 7,500 70, पहले हमने 28,500 भेजा हुआ है तो पहले वो रिवर्स होगा ना, पहले वो रिवर्स होगा। जब तक वो रिवर्स नहीं होगा तब तक माइनॉरिटी इंटरेस्ट जीरो ही दिखेगा। तो 7,500 क्या है, एडजस्ट हो गया जितना पहले उन्होंने अब्सॉर्ब किया था, तो एडजस्ट हो गया, अभी भी कितना बचा 21। तो ये अभी भी कंसोलिडेटेड पीएल में जा रहा है। पहले तुमने लॉस उसको भेजा है, तो जब फायदा आएगा तो पहले जब तक पिछला लॉस भेजा था जब तक वो रिवर्स नहीं होगा तब तक वो जीरो ही दिखेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी भी जीरो दिखेगा, ठीक है ना। अभी भी 21 बचा है। अब अगले साल क्या आया 50,000, फिर 50 का 30% आया 15,000 और 35, पूरे का पूरा यूज हो गया 15 क्योंकि 21 था, 21 में से 15 गया, अभी भी कितना बचा 6, तो 15 एडजस्ट हो गया, वो अभी भी कंसोलिडेटेड पीएल में गया। और माइनॉरिटी अभी भी क्या दिखेगा जीरो, माइनॉरिटी अभी भी क्या दिखेगा बेटा जीरो ही दिखेगा। और लास्ट में जाके वो प्लस में आ जाएगा क्योंकि 75 का प्रॉफिट है, तो 75 का 30 और 70 हुआ, बचा कितना था 6,000, तो 6,000 ही जाएगा, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इतना दिख जाएगा, तो वो 6 कंसोलिडेटेड पीएल में चला गया। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चेक कर लेंगे ये क्वेश्चन आपके पास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर, ये क्वेश्चन हमारे पास में प्रॉपर तरीके से हमें क्लियर हो जाता है। पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कौन सा था जो मैंने आपको बताया, यस सर, ये हमारे पास में बात समझ आ जाती है। ओके बेटा, बहुत ही बढ़िया। नाउ बेटा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है यहाँ पे कोई। सो वो हमारे सारे स्टैंडर्ड्स एक बार के लिए रिवाइज हो जाएंगे जो जोन से भी थे। पहला क्वेश्चन जो बेटा वो एएस नंबर आपके पास जो है 5 से है, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और जिसमें वो ये पूछ रहा है बताओ ये फॉलोइंग आइटम्स जो है वो क्या एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन पॉलिसी है, एस्टिमेट है, एक्स्ट्रॉर्डनरी की प्रायर पीरियड है कि ऑर्डिनरी है। तो उसने सारे पूछ दिए, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, प्रायर पीरियड, एक्स्ट्रॉर्डनरी की ऑर्डिनरी, ठीक है ना। ये आपको टोटल में बेटा 10 पॉइंट दिए और हमें एक एक का बताना है। सो हमारे पास यहाँ पर में टेबल में ही बना हुआ है, हम यहीं से चेक करते जाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। तो आपको पेपर में भी ये करना है, 2 कॉलम बनाए, एक में जो क्वेश्चन लिखा है, एक में जो आपका कंक्लूजन है। सो पहला एक्चुअल बैड डेट्स ज्यादा हुए जितने आपने सोचे थे, प्रोविजन से ज्यादा एक्चुअल हो गए तो एस्टिमेट में चेंज आया, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, कोई चीज उम्मीद से ज्यादा या कम होगी। कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल में गए बेटा, ये हमारा AS10 PP बोलता है, ये आपके अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी होती है आपकी, आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करोगे रिवैल्यूएशन। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल एज अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो सेम करा जाता है क्लास में, ठीक है ना, पोल लेके बच्चों के साथ में जनरली हम करते हैं। सो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल बेटा आपके पास उसने बोला है, तो उसने ये बात क्लियर कर दी, ये बेटा एक स्पेशल टाइप की ग्रांट है। वैसे तो ग्रांट का रिफंड होना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, पर ये ग्रांट का मिलना एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है, वो हमें स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है, क्योंकि आपके पिछले सालों में जो लॉसेज हुए हैं उसके लिए आपको गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, ग्रांट दे रही है, गवर्नमेंट उसके लिए आपको ग्रांट दे रही है, ठीक है ना। यस सर, AS 12 के हिसाब से क्या ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम होती है। ऑपरेटिंग लीज को गलती से फाइनेंस मान लिया तो गलती है। ट्रीटिंग ऑपरेट लीजिंग एज फाइनेंस लीज, किसी चीज को गलत प्रिज्यूम कर लोगे तो प्रायर पीरियड हो गया, गलती होगी। कैपिटलाइजेशन कर दी बोरिंग कॉस्ट वर्किंग कैपिटल की, तो बेटा AS 16 के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट के होते हैं, वर्किंग कैपिटल इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, तो वो प्रायर पीरियड है, गलत कर दिया, ठीक है ना। फिर लेजिस्लेटिव चेंजेस जिनका लॉन्ग टर्म रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, तो कुछ कानूनी बदलाव आ रहे हैं जिनका रिट्रोस्पेक्टिव चेंज आ रहा है, सैलरीज वगैरह आपके पास मिनिमम वेजेस बढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ ऐसा चीज आई, तो ये एक्सेप्शनल आइटम होती है जो ऑर्डिनरी के अंदर आती है। सो ऑर्डिनरी के अंदर में एक्सेप्शनल जो बिजनेस से रिलेटेड है। फिर चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू WD, बेटा AS10 क्लियरली बोलता है ये अब चेंज इन एस्टिमेट है, पॉलिसी नहीं होता, क्योंकि आपके एस्टिमेट में चेंज आता है जिसकी वजह से आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज करते हो, ठीक है ना।
गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड होना ऑब्वियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। 10% ऑप्शन लगा दिया 15 की बदले, तो गलती करी। ये नहीं कह रहा है कि हम रेट चेंज कर रहे हैं, यूजफुल लाइफ चेंज कर रहे हैं, लाइफ चेंज कर रहे हैं, ये कह रहा है रेट गलत लगा दिया तो प्रायर पीरियड हो गया। यूजफुल लाइफ चेंज करी तो एस्टिमेट हो गया, चेंज इन एस्टिमेट हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यूजफुल लाइफ चेंज करी तो चेंज इन एस्टिमेट है, बट अगर रेट ही गलत लगा दिया तो बेटा आपके पास वो क्या हो गया, प्रायर पीरियड आइटम हो गया, ठीक है ना। देन अगला बेटा है क्वेश्चन AS7 से। 1 दिसंबर को GR कंस्ट्रक्शन ने अंडरटूक करा एक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्डिंग को 45 लाख में। ईयर एंड तक पता ही चला कि इतना खर्चा तो कर चुके हो और एडिशनल इतना और लगेगा। कितना अमाउंट PNL में जाएगा, चार्ज टू रेवेन्यू होगा इस साल में। तो बेटा यहाँ पर मैं तो जो लग रहा है आपका पैरा 35 लग जाएगा, क्योंकि हमें तो ज़्यादा खर्चा लग रहा है। तो 32.5 लग चुका है, 15.51 और लगेगा, तो टोटल इतना हो गया। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी 68.28%, और टोटल रेवेन्यू का आप इतना परसेंटेज दिखा सकते हो। पूछा तो उसने यही है, पर जब भी पैरा 35 लगता है तो उसके बारे में बता के जरूर है, क्योंकि टोटल कॉस्ट टोटल आपके पास में रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सीड कर रही है। तो आप सारे का सारा अपना लॉस अभी रिकॉर्ड कर लेंगे पैरा 35 के हिसाब से। अगर प्रोबेबल है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एक्सीड कर रही है तो टोटल लॉस को अभी रिकॉर्ड कर लीजिए, जिसमें से कुछ तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा होता है, बाकी की आपको प्रोविजन स्टैंडर्ड बनाने की परमिशन दे रहा है बिल्कुल, क्योंकि कंजर्वेटिज्म के हिसाब से बना, ठीक है ना। यस सर, तो लॉस की संभावना है तो लॉस आप इमीडिएटली अभी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना, वो चीज़ आ जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो आ गया। देन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQR लिमिटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच है डीलर को। एक कंडीशन है कि इंटरेस्ट जो है ना वो 2% लगता है अगर पेमेंट लेट करते हैं। परसेंटेज इंटरेस्ट की सिर्फ और सिर्फ 10% है ओवरड्यू आउटस्टैंडिंग पे ड्यू टू वेरियस रीजंस। लोग इंटरेस्ट देते नहीं है, हार्डली 10% चांस है कि लोग देंगे। इस साल में कंपनी इंटरेस्ट को अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं, वांट्स टू रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट रिसेबल। क्या आप एग्री करते हैं बेटा? हमें AS9 का साफ बोला जाता है, अगर आपको जिस समय रेवेन्यू रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अगर उसी समय लग रहा है कि अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है तो पोस्टपोन कर दीजिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन। पैरा 10 बहुत क्लियरली बोलता है ये। 11, 12, 13 तो गुड सर्विसेज और अदर्स की बात करते हैं, पर पैरा 10 क्लियरली जनरल बात करते हैं। अगर अनसर्टेनिटी एट द टाइम ऑफ रेजिंग क्लेम तो पोस्टपोन दी रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अगर बाद में होता है तो प्रोविजन बनाते। सो वेयर द एबिलिटी, ये पैरा 10 की लैंग्वेज है AS9 की, एबिलिटी टू असेस अल्टीमेट कलेक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी इज लैकिंग एट द टाइम ऑफ रेजिंग क्लेम, ठीक है ना। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज पोस्टपोन टू द एक्सटेंट ऑफ द अनसर्टेनिटी। इन सच केसेस रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड होगा जब सीरीज सर्टन होता है कि कलेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो चीज उसने क्लियर बोली। तो इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट अनटिल अनलेस द कंपनी एक्चुअली रिसीव्स इट। 10% भी एक एस्टिमेट ही है और वो सर्टेन नहीं है, तो कंपनी को एडवाइस किया जाएगा कि जब मिलेगा तभी रिकॉर्ड करना भाई, क्योंकि आपके पास में अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है, तो जब पैसा मिलेगा तभी आप रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, यस सर। अगला सेगमेंट रिपोर्टिंग AS नंबर 17, बहुत ही इजी। सेगमेंट एसेट दे रहा है बेटा कुछ 5 सेगमेंट्स के, रिजल्ट्स है और रेवेन्यू है। सीनियर अकाउंटेंट का ओपिनियन है कि सेगमेंट P को ही रिपोर्ट करना चाहिए, क्या वो जस्टिफाइड है? ओपिनियन AS17 के हिसाब से। तो बेटा हमें रिपोर्टेबल सेगमेंट जाननी है, और वो होता है कि 3 क्राइटेरिया होते हैं, एसेट, रेवेन्यू, रिजल्ट। अगर कोई भी सेगमेंट का वो चीज़ 10% है उससे ज़्यादा ऑफ द टोटल, चाहे एसेट्स है, रिजल्ट्स में अलग चीज़ें आती है थोड़ा सा, और आपका रेवेन्यू, तो आप रिपोर्टेबल बन जाते हो। और कोई भी एक फुलफिल कर दोगे तो रिपोर्टेबल, सारी नहीं, कोई भी एक। तो एक एक करके बेटा आपके पास कंडीशन आ जाएगी। तो सबसे पहले जैसे रेवेन्यू का लिखा, रेवेन्यू में 900 का 10% बेटा बनता है 90। अब 90 या उससे ज्यादा किसका है? सिर्फ सेगमेंट P का, तो सेगमेंट P रिपोर्टेबल है, रेवेन्यू के हिसाब से P रिपोर्टेबल है, ठीक है ना। फिर रिजल्ट्स के हिसाब से लॉस और प्रॉफिट का अलग अलग टोटल करते हैं। लॉस का टोटल कितना है? 190 और 10 200। प्रॉफिट का अलग है 50। दोनों में से हायर क्या हुआ? 200। 200 का 10% इज 20। सो एब्सोल्यूट वैल्यू में देखना है, जिसकी वैल्यू 20 है उससे ज्यादा वो रिपोर्टेबल है, विच इज ये और ये। सो फर्स्ट और लास्ट विच इज P and T आर रिपोर्टेबल, क्योंकि उनके एब्सोल्यूट अमाउंट में वैल्यू 10% है उससे ज्यादा है। और फिर एक है बेटा एसेट्स, टोटल है 160, तो 16 या उससे ज्यादा, तो उससे तो बेटा ये सारी रिपोर्टेबल होगी। T को छोड़ के बाकी सारी, T को छोड़ के उसके सारी, ऑल एक्सेप्ट T। तो हमारी अगर देखो सारी सेगमेंट लास्ट में T नहीं आ रहा था, T पर सेकंड वाली में आ गया रिजल्ट में, तो सारी रिपोर्टेबल होगी। सिंस ऑल द सेगमेंट्स आर कवर्ड इन एटलीस्ट वन, ऑल सेगमेंट्स हैव टू बी रिपोर्टेड। ओपिनियन चीफ अकाउंटेंट का जो है वो गलत है। हाँ, हमारा अकाउंटेंट हमेशा ही गलत होता है, क्योंकि उसे इतनी नॉलेज नहीं होती। वो सोचा होता है शायद सारी जो पूरी करेगा, बट यहाँ सारी नहीं है, एनी वन था मेन जो चीज़ है उसी के ऊपर बेस है,
तो आपको क्राइटेरिया लिखा, आपने अप्लाई किया और कंक्लूजन दिया और ये लिखा कि हमारा अकाउंटेंट जो है वो थोड़ा सा गलत है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन बेटा एएस नंबर 18 का, तो रेमुनरेशन जो दी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्या वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन। तो बेटा आपके पास में केएमपी को जो दिया जा रहा है वो अल्टीमेटली रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाता है, जो हम अल्टीमेटली 12 करते हैं रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप 3D के हिसाब से। तो इन केस ऑफ कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम मैनेजिंग, जिसकी डायरेक्शन सेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कस्टम टू एक्ट, वो क्या होते हैं केएमपी। पर्सन जिनके पास अथॉरिटी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती प्लानिंग डायरेक्टिंग की, वो केएमपी नहीं होती, क्योंकि केएमपी इज बाय फंक्शन। जिन लोगों के पास में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। कन्वर्सली पर्सन जिनके पास चाहे फॉर्मल टाइटल नहीं है, उन्हें भी केएमपी माना जाता है अगर वो प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करते हैं। फर्दर कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो बेटा रिलेटेड पार्टी के अंदर डायरेक्टर आता है और रिलेटिव भी आता है, और डायरेक्टर वो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंटेड है, तो चाहे वो एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव। तो अगर हम अपने पास देखते हैं तो यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो दिया जा रहा है रेमुनरेशन वो रिलेटेड पार्टी है। आप कंपनीज एक्ट वाला रेफरेंस नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट एएस 18 वाला रेलेवेंस तो वो मांग ही रहा है, तो वो तो देना ही देना है। तो उसमें केएमपी अगर वो आ गया तो उसके हिसाब से वो बेटा आपके पास में कवर हो जाएगा, और उसको जो रेमुनरेशन दे रहे हैं वो रिलेटेड पार्टी में कवर हो जाएगी, वो रिलेटेड पार्टी बन जाएगा, ठीक है ना। यस सर। देन अगला है बेटा एएस 19 का क्वेश्चन। विल लिमिटेड का एक 3 साल का एग्रीमेंट हुआ है, लीज एग्रीमेंट तान्या स्पोर्ट्स क्लब के साथ, फिटनेस इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट दे दी। एनुअल लीज पेमेंट इस हिसाब से कि सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स एंड रेजिडुअल वैल्यू टुगेदर कॉस्ट के बराबर होगा। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 3 साल के बाद 130,500 है। एसेट वापिस आ जाएगा और रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कैलकुलेट करो कितनी लीज रेंटल होगी और अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। डिस्काउंटिंग फैक्टर तीनों सालों के आपको दे दिए। तो बेटा यहाँ पर मैं क्या है लीज रेंटल ही नहीं पता, तो वो मैक्स लेके ऐसे केस में निकाल लेते। अल्टीमेटली क्या, अगर लीज रेंटल एक्स है तो तीनों सालों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, तो 2.486x प्लस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 133,500 जो लास्ट में मिलेगी, तो 133,500 पे लास्ट ईयर का पी फैक्टर लगाया 0.751, तो बना वो 100,258.5। वो उसने बोला बेटा किसके बराबर रख दो, कॉस्ट के, और कॉस्ट ये है, तो मैं लिखता नहीं, मैं सिंपली लिख देता हूँ इक्वल टू कॉस्ट। तो आपका एक्स आ जाएगा बेटा लीज रेंटल, तो ये वैल्यू को हमने माइनस किया 1699,999.5 और डिवाइडेड बाय 2.486, तो 643,500 आ जाएगा आपका लीज रेंटल। तो ये करा कुछ इसी प्रकार से, वो डिवाइड किया उसकी लीज रेंटल जो थी प्रेजेंट वैल्यू, वो माइनस करी, ये इतना बना, उसको 2.486 से करा और ये आ गया, तो एक्स आ गया। अब अनअर्न्ड फाइनेंसिंग इनकम क्या होता है, ग्रॉस माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट विदाउट डिस्काउंटिंग विच इज 643,500 इंटू 3 और अनकरेंटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये होता है विदाउट डिस्काउंटिंग। और फिर आता है आफ्टर डिस्काउंटिंग, वो वैल्यू इतनी बनेगी जिसको इक्वेट लेके करा था, तो हमारी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ गई विच इज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, बेटा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, ठीक है ना। यस सर। देन बेटा हमारे पास में अगला क्वेश्चन आ रहा है विच इज एएस 20 का ईपीएस का, एएस 20 का अर्निंग पर शेयर का, ठीक है जी। ये राइट इशू को लेके, नंबर ऑफ शेयर राइट इशू से पहले कितने थे, 2.5 लाख। 2 न्यू शेयर फॉर ईच 5 शेयर दे रखे विच इज 1 लाख देंगे। प्राइस 98 पे देंगे। फेयर वैल्यू वैसे हर किसी की 102 है, उससे पहले 30 तारीख को है, 30 जून को। नेट प्रॉफिट जो था पिछले साल का 50 था, इस साल का 75 है। ईपीएस बता दो एएस 20 के हिसाब से। तो बेटा यहाँ पर में हमारा साल अप्रैल टू मार्च को पता चल रहा है 20, 21, 21, 22 से 30 जून को जाकर राइट इशू दे रहे हैं। हमें क्या चाहिए होता है, बोनस पार्ट और पेड पार्ट, जो हम लेक्चर्स में सीखते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले वेटेड एवरेज प्राइस विच इज जो 2.5 लाख शेयर्स है उनका एक प्राइस चल रहा है, जो नए वाले दे रहे हैं वो 1 लाख अलग प्राइस पे। सो यहाँ पे 2.5 लाख शेयर चल रहे हैं 102 पे, और जो नए वाले 1 लाख है वो रहे 98 पे, तो टोटल 3.5 लाख शेयर्स का क्या होगा प्राइस, ये आपका वेटेड एवरेज प्राइस आ गया दोनों के बीच का। अब इसके अकॉर्डिंगली कुछ शेयर्स हमने इफेक्टिवली सस्ते के दिए। हम तो जो शेयर दे रहे हैं 98 पे दे रहे हैं, तो इफेक्टिवली कितने शेयर्स के पूरे पैसे और कितने मुफ्त के दिए। सो वो होता है पेड पार्ट और बोनस पार्ट बेटा। सो पेड पार्ट क्या बनता है, पेड पार्ट बनता है अल्टीमेटली कितने शेयर्स आपने पैसे लेके दिए, पूरे पैसे जिनके है। तो हमारे 1 लाख शेयर पे 98 आ रहे हैं, तो अगर 100.86 के नजरिए से देखूंगा
तो कितने शेयर अमाउंट बनेगा, तो कितने शेयर बनेंगे, तो 98 लाख डिवाइडेड बाय 100.86 विच इज 97164 और बोनस कितना हो गया जो डिफरेंस है विच इज 2836। सो 2836 के लिए बेटा आप शेयर्स के लिए डेट रेलिवेंट नहीं है, 97164 के लिए डेट रेलिवेंट है, तो वो आपके पास चीज आ रही है। आप ये फैक्टर वाला एक और तरीका होता है जो इंस्टीट्यूट करता है उससे कर सकते हैं, वी जनरली गो विद आपके पास जो नॉर्मल तरीका है उससे हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम ईपीएस निकालेंगे तो सबसे पहले जो पिछले साल का ईपीएस है बेटा वो तो जो रिपोर्ट किया गया था 50 लाख डिवाइडेड बाय आपके पास में 2.5 लाख शेयर थे वो तो 20 आ गया। अब जो पिछले साल का रीस्टेटेड है उसमें बोनस वाला ऐड हो जाएगा, तो बोनस वाले कितने शेयर थे हमारे 2836, सो 2.5 लाख प्लस 2836 करेंगे, सो 50 लाख डिवाइडेड बाय 2836 है तो 252,386, सो 19.81 आपके पास वैल्यू आ जाएगी विच इज 19.8 एक तरीके से आ गया, ठीक है ना। वो हमारे पास क्या बन गए, कितने शेयर्स के बेटा इफेक्टिवली क्या आ रहे हैं, पूरे पैसे आ रहे हैं, कितने शेयर्स हम मुफ्त के दे रहे हैं, वो हमारे पास निकलता है और वो आपके पास वैल्यू बन जाती है, ठीक है ना। और ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, ठीक है जी। और जब इस साल का निकालेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट कैसे होगा, 75 लाख डिवाइड बाय जो शेयर्स हमारे पहले वाले हैं वो तो है 2.5 लाख पे पूरे साल का फैक्टर है, 12/12 2836 बोनस पे ही पूरे साल का है, प्लस जो 97 आपके पास वैल्यू थी 164 उस पे 9 मंथ्स का होगा, सो 97164 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2836 प्लस 2.5 लाख 325709, सो ये आपके पास 23.026 हो गया, सो 23.03 हो गया। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर जो बन रहे थे बेटा वो मैं बता ही देता हूँ आपके पास कितने आ रहे थे, मैं फिर से बता देता हूँ 97164 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2836 प्लस 2.5 लाख 325709 हो रहा है डिनोमिनेटर जो है, सो डिनोमिनेटर इज एक्चुअली में 325709। जब आप इसे डिवाइड करोगे 75 लाख से तो आंसर आ जाएगा, वो थोड़ा सा फर्क इज ओनली बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि वो शेयर सब पेड पार्ट और बोनस पार्ट डेसिमल में नहीं आ रहा, तो उन्होंने फैक्टर से किया, हम इससे कर रहे हैं, यू विल गेट योर फुल मार्क्स, आप जैसे भी कर लीजिए। पेड पार्ट और बोनस पार्ट वाला समझना आसान रहता है, फैक्टर वाले में बच्चा गलती कर देता है, आपको जैसे कन्वीनियंट है बेटा आप वैसे कर सकते हैं, आंसर सेम आता है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती कभी भी, यू विल गेट योर फुल मार्क्स इन द एग्जाम, ठीक है ना। देन अगला बेटा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का एक जनरल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर ने चेंज करा प्रोडक्ट लाइन, डिश वॉशिंग बार है और एक क्लोथ वॉशिंग बार है, एक की कम हो रही है एक की बढ़ रही है, ये आपका ग्रेजुअल चेंज वाला पॉइंट आता है। कंपनी ने इन्फोर्स किया ग्रेजुअल इन्फोर्समेंट ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेस ऑफ ओवरऑल प्लान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया, कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है अकाउंटिंग ईयर, एडवाइस करो क्या डिसकंटिन्यूइंग है कि नहीं, तो बेटा ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूइंग नहीं है, क्योंकि ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी चेंज इन द प्रोडक्ट लाइन इज नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग, डिसकंटिन्यूइंग के लिए जो पैरा 3 की डेफिनेशन है पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना, तो वो डेफिनेशन है कि सिंगल प्लान के अंदर या तो इंटायरिटी या पीसमिल या अबंडनमेंट के थ्रू जो सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस जोग्राफिकल है और जिसे डिस्टिंग्विश किया जाए ऑपरेशनल फाइनेंशियल, तो ही डिसकंटिन्यूइंग आता है जब हम ऐसा हिस्से को बेच रहे जा रहे हैं अलग अलग मोड से। और जनरली क्या होता है बिजनेस के अंदर में बदलाव होता ही होता है, अगर हम सिंपल सी बात बोले बेटा जो चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द लाइफ, बदलाव जो है बेटा संसार का सृष्टि का नियम है, वो होगा ही होगा, तो अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो उसको ज्यादा बनाओगे, जिसकी कम हो रही है उसको कम बनाओगे, तो इट डजंट मीन कि आपके पास में वो डिसकंटिन्यूइंग है, ठीक है ना। सो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है,
और क्राइटेरिया आपके पास लिखे हुए इन द कंपनी में ग्रेजुअल इन्फोर्समेंट करी हुई है, वो कोई सेपरेट मेजर लाइन ऑफ नहीं है, इट नॉट अ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। तो अगर वो होता तो बात आती और वो डिसकंटिन्यूइंग में कंसीडर किया जाता, जिस केस में वो कब से किया जाता है, वो IDE आ जाता है, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, जब एग्रीमेंट हुआ या उसकी अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है, रेजोल्यूशन पास हो रहा है, तब बेसिकली, ठीक है ना। तो वो डिटेल प्लान बनता है। तो बिजनेस एंटरप्राइज तो फ्रीक्वेंटली क्लोज करती है फैसिलिटीज वगैरह, चेंज करते हैं वर्कफोर्स, ये जो चीज़ें है वो जनरली इन डेप्सन डिसकंटिन्यू नहीं होती, ठीक है ना। वो डिसकंटिन्यू के एग्जाम्पल के जो लिखे हुए भी है कुछ कि जो डिसकंटिन्यू में कवर नहीं होते। सो ग्रेजुअल ऑब्लिक एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन जनरली डिसकंटिन्यू नहीं होता अनटिल अनलेस कि वो सारी कंडीशंस मीट कर रहा हो जो डेफिनेशन की। अगर डेफिनेशन की सारी कंडीशन पूरी होगी तो ही वो डिसकंटिन्यू आएगा, ठीक है ना। अगला जो है बेटा AS 26 का, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले ही बेटा एंड कवर्ड है आपके बच्चों के साथ में नोट्स में। हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग सिचुएशन, बेटा बता रही है, अलग अलग 4 पॉइंट आपको दे दिए यहाँ पे। 23 लाख पे किए लीगल एडवाइजर को फॉर डिफेंडिंग द पेटेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, वो कैपिटल खर्चा है, गलत होगा बेटा। लॉयर वगैरह को फीस दे रहे, रेवेन्यू खर्चा है, क्योंकि हमारे पास एक सिंपल सी बात बोली जाती है, स्टैंडर्ड बोलता है जो भी बाद में खर्चा किया जा रहा है एक बार एसेट के बनने के बाद, खरीदने के बाद, वो खर्चा है जब भी लग रहा है, अनटिल अनलेस कि उससे पहले से ज्यादा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं, उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हैं। सो लीगल एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज नहीं करेंगे और वो PNL में ही जाएगा, ठीक है ना। फिर है एक कंपनी ने 7 लाख का खर्चा किया पब्लिसिटी रिसर्च का और नए कंज्यूमर प्रोडक्ट पे जो मार्केट किया इन द सेम अकाउंटिंग पर, वो फेलियर हो गया। फेलियर हो गया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं, बात ही खत्म होगी बेटा। आपके पास में रेवेन्यू खर्चा है, PNL में चला जाएगा, बिकॉज नो बेनिफिट नहीं आ रहा, तो PNL में ही जाना है, PNL में ही जाना है, ठीक है ना। 25 लाख का खर्चा किया था पिछले 3 साल में डेवलप करने के लिए, इनको PNL में डाला था पहले क्योंकि मीट नहीं किया था। इस करंट ईयर में अप्रूवल आ गया, कंपनी आप कैपिटलाइज करना चाहती है प्रायर पीरियड दिखा के, तो नहीं, एक बार खर्चा दिखा दिया तो आपके पास एंड में एक जगह छोटा सा पॉइंट लिखा है, एक बार अगर दिखा दिया बेटा तो वो आपके पास वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है जो इनिशियली रिकॉग्नाइज किया था खर्चा बाय रिपोर्टिंग, वो आपके पास अपने दिखाया जाएगा एज द कॉस्ट एट द लेटर डेट, तो कंपनी कैपिटलाइज नहीं कर सकती और वो खर्चा ही आएगा। वो क्या आएगा, खर्चा ही आएगा। अगर एक बार आपके पास कर दिया पहले, अगर उसे नॉर्मल रेवेन्यू खर्चा मानते PNL में डाल दिया, तो वो अगले साल जाके नहीं आप उसे बोल सकते कि हम कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है ना। फिर है टर्नओवर है 200 करोड़ की, एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट है, मार्केटिंग के लिए लिया है, टर्नओवर इससे 20 करोड़ की होगी और PNL में लेके चले गए टोटल खर्चा 50 लाख का। तो सही किया है क्योंकि इससे कोई नया इंटेंजिबल एसेट ना तो बन रहा है या हमने कोई खरीदा। तो एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल का तो वैसे ही स्टैंडर्ड ने साहब बोला, वो कहाँ जाएगा, ऑलवेज PNL में जाएगा। तो कंपनी ने बिल्कुल सही किया, लेके जाके कंपनी ने बिल्कुल सही किया PNL में, ठीक है ना। यस सर। देन बेटा वन मोर लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड का, RTP का, प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट का, AS 29 का। A लिमिटेड आफ्टर सेल्स वारंटी देता है 2 सालों की अपने कस्टमर्स को, पास एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रोविजन बना रहे हैं ऑन द इनवॉइसमेंट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड, दैट इज इंपॉर्टेंट, कितना बचा रह गया वारंटी पीरियड उसके हिसाब से। अगर 1 साल से कम है तो 2%, 1 साल से ज्यादा तो 3, इनवॉइस डेट और अमाउंट दे दिया, बता रहा है बताओ कितनी प्रोविजन बनेगी दोनों सालों के अंत में और PNL में कितना अमाउंट जाएगा आपके पास में 31 मार्च 22 वाले में। तो सेम क्वेश्चन आपके साथ लेक्चर में किया जाता है। अब बेटा यहाँ पे वारंटी कब तक है सर, 2 सालों की है, 2 सालों के हिसाब से इसकी तो है 11 फरवरी 22, 25 दिसंबर 22 और 4 अक्टूबर 23। अब हम जब 31 मार्च 21 को बैठे हैं, इसकी तो बनेगी नहीं क्योंकि ऑब्वियसली बात है, और ये तो सेल ही बाद में हुई है ना, उस साल के खत्म होने के बाद हुई है, ठीक है ना। अब पहले वाले केस में देखे तो बेटा उसका जो पीरियड बचा है ना वो लेस देन 1 ईयर बचा, क्योंकि 31 मार्च 21 के बाद से अगर आप देखोगे 11 फरवरी 22, मतलब इस डेट तक चेक करना है, इस डेट को इस डेट से चेक करना है, तो 1 साल से कम बचा, तो हमारा कितने परसेंट बनेगा, 2। अगले वाले में 1 साल से ज्यादा बचा है तो कितना बनेगा, 3%, ठीक है ना। और जब अगले साल जाओगे 31 मार्च 22 में, तो अब इस पे नहीं बनेगी क्योंकि इसका समय ही खत्म हो गया, 31 मार्च 22, वो तो 11 फरवरी को तो पीरियड खत्म हो गया, अब इस पे क्यों प्रोविजन है, क्योंकि अब तो टाइम पीरियड ओवर हो गया जी, साल खत्म हो गया और साल से पहले वारंटी खत्म हो गई थी। और इस वाले पे अब बनेगा 2% क्योंकि ये 1 साल से कम है, क्योंकि अब इसका 1 साल से कम बचा और इसका 1 साल से ज्यादा बचा है, तो इस पे अब 3% बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है बेटा, कम समय बचा होगा, प्रोबेबिलिटी कस्टमर के आने की कम है तो कम प्रोविजन बनाएंगे, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा समय बचा तो कम ज्यादा बना रहे,
तो वही चीज हो रही है। तो पहले साल इफेक्टिवली 3% बन रही है, बाद में अगले साल 2 बन रही है और फिर वो खत्म हो जाती है। तो वही इनवॉइसेस के अमाउंट पे करना है। तो पहले साल ये 2% इस पे है, 3% इस पे, अगले साल जाके वो 40 पे 2 हो गया और 135 पे 3 हो गया। 135 पे पहले नहीं है और अगले में 60 पे नहीं है। ये प्रोविजन के अमाउंट्स है। और पीएनएल में कितना जाएगा बेटा, अगर मेरी ओपनिंग प्रोविजन 2400 है और क्लोजिंग 4850 है, तो मुझे बताओ, ये तो टिल डेट प्रोविजन निकली, मुझे क्लोजिंग में चाहिए 4850, पहले से 2400 बनाई हुई है, तो डिफरेंशियल ही बनाओगे ना, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल ही बनाओगे और इसमें लिख दिया कोई प्रोविजन 60,000 वाले की नहीं बनेगी क्योंकि वारंटी 2 साल की एक्सपायर होगी। ऐसी पहले साल 135 की नहीं क्यों बन रही, क्योंकि वो तो इनवॉइस ही नहीं हुआ था इशू, तो उसका थोड़ी ना बना दोगे। तो वही रेट्स, वही मैंने चीज़ें आपके साथ में जो टेबल बनाया वही चीज़ को अप्लाई करना है, क्वेश्चन आपके पास में खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही आपका आरटीपी की डिस्कशन भी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। होपफुली बेटा ये आपका आरटीपी प्रॉपर तरीके से आपका कवर हो गया। मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इस ऑलमोस्ट 1.5 आवर के अंदर में डिस्कस करे। आरटीपी का लेवल मैं ये नहीं बोलूंगा कोई भी ऐसा कुछ नहीं था जो हमारे रेगुलर बैच वगैरह के अंदर, इवन फास्ट ट्रैक के अंदर में भी मैंने मोरलेस से सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कवर है, कोई भी नए प्रकार का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। तभी थोड़ा हमारे पास में स्पीड भी हल्की सी फास्ट रखी मैंने, ताकि आपके पास कम समय में फटाफट से रिवाइज हो जाए, क्योंकि नया कोई पॉइंट नहीं थी, ठीक है ना। सच में कोई नए वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, करे कराए हुए सारे क्वेश्चन थे, बड़े कॉन्फिडेंस मिल जाता है हाँ कि हमारा आरटीपी कवर हो गया, आरटीपी कवर हो गया। तो इसके साथ में बेटा ये सेशन हमारा खत्म होता है। आप बच्चे अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के, अपने आप पे विश्वास रखें एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। एंड घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती रहेगी। सो टेक केयर स्टूडेंट, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।